अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मोहब्बतें जब शुमार करना आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है सायरा यामीन राव ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो भाग रही थी बेतहाशा, अंधाधुंध सिमत का अंदाजा किए बगैर। तूफानी रात में दिल दहला देने वाली कड़कती बिजली और छाजों बरसते मींह से लापरवाह मुसलसल तेज बारिश से सड़क पर कई फुट पानी जमा हो गया था। और वो सरतापा शदीद सर्दी में मुसलसल तेज बारिश से भीगती हुई पूरी ताकत सर्व करके खुद को इस मनहूस जगह से दूर ले जाना चाहती थी। वीरान सुनसान जंगली रास्ता खत्म हो गया था। अब सड़क पर दोनों एतराफ बनी हुई कोठियों की तवील कितार थी, मगर इस वक्त रात के ना जाने कौन से पहर, शदीद सर्दी, तूफान याद बारह में कौन मुसीबत का मारा था जो बाहिर होता था। सब लोग गेट बंद करके अपने अपने कमरों में गर्म गर्म बिस्तरों में लेटे ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। उसने मुंह पर हाथ फेरा। बारिश की बूंदें तवातर से चेहरे पर पड़ रही थीं और आंखों के आगे पानी की चादर सी तनी थी। दोनों आंखें जोर जोर से मीच कर उसने दाएं हाथ की कोठी के बरामदे में जलते बल्ब को देखा। गेट पर भी लैंप रोशन थे। उसने बुलंद आहिनी गेट को मजबूती से हिलाया, मगर बेसुध। गेट अंदर से बंद था। दीवारें बहुत ऊंची थीं। बेबसी से उसकी आंखें भी बाहर की तरह जल थल हो गईं। दिल बुरी तरह तड़पा। कल तक वो भी ऐसे ही बड़े घर के खूबसूरत आलीशान बेडरूम में मज़े से सोती थी। उसने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ये ना गुमान किया था कि रातों को कोई शदीद सर्दी में बेआराम सड़कों पर भी फिरता होगा। वो तो जैसे खुद फूलों की सेज पर सोती थी, ऐसे ही उसकी नज़रों में सारी दुनिया थी। उसे भूख, अफलास, गुर्बत और बेबसी जैसी कैफियत का क्या इल्म, मगर आज खुद दर दर पर दस्तक देते उसके हाथ खून रंग हो रहे थे। खौफ की शिद्दत ने सर्दी की शिद्दत को दबा दिया था। बगैर स्वेटर, सिर्फ कॉटन का सूट पहने, दुपट्टे से बेनियाज, वो हर दरवाज़ा पूरी शिद्दत से खटखटाती। जब बहुत देर तक कोई दरवाज़ा ना हुआ तो मायूस होकर आगे चल पड़ती। खोलो, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। कोई है? कोई है? मेरी आवाज़ सुन रहा है? प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी। पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए उसने लकड़ी के छोटे से गेट को पूरी कुव्वत से पीट डाला। उसकी आवाज़ खौफ और कपकपाहट से थर्रा रही थी। दूर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकती हुई लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी और उसे इस वक्त पनाह की तलाश थी। अपने आप को छुपाना था। शदीद तूफ़ानी बारिश में उसकी आवाज़ जैसे पानी के कतरों की तरह फ़िज़ा में जज़्ब हो रही थी। इन बंगलों में सोए हुए लोग जैसे बहरे हो गए थे। कोई उसकी दस्तक नहीं सुन रहा था, ना कोई उसकी चीखों पुकार पर उठकर आया था। उसने छोटी नीची दीवार को देखा और फिर चंद फुट के फासले पर गाड़ी की रोशनी और इंजन की आवाज़ सुनी। अगले ही लम्हे वो तमाम तर खौफ, बेबसी और अजियत समेत दीवार पर दोनों हाथ मजबूती से जमाकर वजन तोलती उस पर चढ़कर दूसरी सिमत अंदर कूद गई। दीवार के साथ गुलाब की झाड़ियां थीं जिन पर वो गिरी थी। कांटों ने उसके पैरों और टांगों को छील सा दिया था। दोनों हाथों से खून बह रहा था। दीवार पर शायद हिफाजत के लिए कांच के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर सीमेंट में लगा दिए गए थे और टुकड़ों ने ही उसके हाथों को जख्मी किया था। दर्द की एक शदीद टीस पूरे बदन में बिजली की तरह गूंज गई। कुछ देर यूं ही वो दीवार के साथ झाड़ियों की ओट में दुबकी बैठी सांस रोके आहट सुनने की कोशिश करती रही। जब सवाए बूंदों और बिजली की कड़क के कुछ और सुनाई ना दिया तो आहिस्ता आहिस्ता वो बरामदे में आ गई। यहाँ भी हल्की रोशनी वाला बल्ब ऑन था। केन की दो कुर्सियां और एक मेज धरी थी। छत के नीचे जाते ही उसे बेइंतहा सुकून का एहसास हुआ। बहुत देर से, ना जाने कितना वक्त हो गया था, वो बारिश में मुसलसल भीग रही थी। अब तो पानी और अपने बदन के दरमियान फर्क भी महसूस नहीं हो रहा था। कपकपाते लरजते बदन समेत वो दीवार के साथ आखिर में जाकर टिक गई। तेज हवा पानी की बौछार वक्फे वक्फे से उस पर फेंक रही थी। उसने दोनों हाथों को गीली कमीज में दबा लिया। लहू बुरी तरह बह रहा था और चेहरे की रंगत भी इसी हिसाब से जर्द पड़ती जा रही थी। इस वक्त उसे शिद्दत से किसी दवाई की ज़रूरत थी जो वो ज़ख्मी हाथों पर लगा सकती। बहते लहू को रोकने का कोई तरीका ना था सिवाय इसके कि वो घर के मकीनों को उठाती और इनसे पनाह की दरख्वास्त करती।
مگر اس میں بھی رسک تھا، بہت بڑا خطرہ۔ ایک مصیبت سے بمشکل بچ کر آئی تھی۔ اس طوفانی رات میں ایسے ہی درندے بھیڑیے مل جاتے تو شاید وہ کہیں اور نہ جا سکے گی۔ وہ اسی شش و پنج میں خوف زدہ نظروں سے کبھی باہر اندھیرے میں برستی بوندوں کو دیکھتی تو کبھی اپنے سے قریب لکڑی کے خوبصورت منکش دروازے کو۔ اس نے اذیت سے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی کراہ دبائی، یوں لگ رہا تھا جیسے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ روح بھی آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ ہمت کرو علیہ، اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ یوں باہر بیٹھی رہو گی تو مر جاؤ گی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر مدد مانگ لو، اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، وہ ضرور کرم کرے گا۔ اس کے اندر سے صدا اٹھی۔ وہ آیت الکرسی، درود شریف اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونک کر اٹھی۔ کلام پاک کی تلاوت نے جیسے اس کے اندر طاقت سی بھر دی تھی۔ ایک حصار سا قائم ہو گیا تھا چاروں طرف۔ اس نے خون چکا ہاتھوں سے دروازہ بجایا۔ شاید گھر والے گہری نیند سو رہے تھے۔ دوبارہ اور زور سے اس نے الٹے ہاتھوں سے بجایا۔ بیل گیٹ پر نصب تھی اور اتنی تیز بارش میں گیٹ پر جا کر بیل دینا اس کے بس میں نہ تھا۔ ویسے بھی پہلے بہت دیر وہ بیل بجاتی رہی تھی، کسی نے نہیں آواز سنی۔ بہت دیر انتظار کے بعد اس نے دوبارہ پوری قوت سے دروازہ بجایا۔ دل ہی دل میں وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کوئی عورت آئے۔ اس وقت اس کی حالت بہت ناگفتہ بات تھی۔ پورا بدن لہو لہان تھا، بھیگے کپڑے سطح پوشی کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس نے کراہ کر ہاتھوں کو گیلی قمیض سے پونچھا اور اسی دم دروازہ کھل گیا۔ سوئی سوئی آنکھوں کو بمشکل کھولے گاؤن پہنے وہ شخص بلا شبہ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا گیا تھا۔ اس وقت رات کے ایسے موسم میں اکیلی نوجوان خوبصورت لڑکی کا یوں دروازے پر موجود ہونا اس کے لیے قطعی ناقابل فہم تھا۔ ادھر اس کی حالت بھی کچھ کم نہ تھی۔ علیہ تو جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ میں پلیز ہیلپ می، بمشکل وہ مدعا بیان کر سکی، جبکہ وہ بندہ ابھی تک شش و پنج میں مبتلا حیرانی سے دروازے کے بیچ کھڑا تھا۔ آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کیسے؟ کیا ہیلپ چاہیے؟ وہ کسی عورت کو، میرا مطلب ہے اپنی بیوی کو پلیز بلا دیں، میں ان سے بات کرنا چاہوں گی۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بیوی کو؟ مگر آپ ان سے کیا کہیں گی؟ آپ ان کی واقف دوست ہیں؟ جی میں ان کی سہیلی ہوں، پلیز انہیں بلا دیں۔ ایک دم ہی وہ جھوٹ بول گئی، شاید اسی بہانے وہ مدد پر آمادہ ہو جائے، ورنہ آج کل کے دور میں کوئی کسی کی خراب حالت دیکھ مدد بھی نہیں کرتا کہ کہیں خود کسی مشکل میں نہ گرفتار ہو جائے۔ یہاں تو معاملہ نوجوان خوبصورت اور زخمی لڑکی کا تھا، کچھ بھی الزام لگ سکتا تھا، کوئی کیسے اعتبار کر لیتا۔ دیکھیں وہ تو، آپ اندر آ جائیں، پلیز ڈرے نہیں، آپ زخمی ہیں اور میں ڈاکٹر ہوں، آئیں پلیز، بلا خوف و خطر آئیں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بہتے لہو اور پاؤں پر خراشیں واضح دیکھ چکا تھا۔ بے حد شفیق اور سادہ لہجے میں اسے کہہ کر پیچھے ہٹ کر گزرنے کے لیے راستہ بنایا۔ وہ شش و پنج کا شکار کچھ دیر کھڑی رہی۔ ڈاکٹر اون بغور اس کی ہچکچاہٹ دیکھ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ پھر وہ اندر چلی آئی۔ آہستہ سے دروازہ بند کر کے وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ پلیز بیٹھیں، میں اپنا باکس لے آؤں، آپ کی فوری ہینڈ بینڈیج بہت ضروری ہے۔ اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس نے بغور چاروں طرف دیکھا۔ خوبصورت لیکن سادہ سا ڈرائنگ روم تھا، ساتھ ہی اٹیچ ڈائننگ روم تھا۔ لائیں پلیز اپنے ہاتھ دکھائیں۔ اس نے اپنا میڈیکل باکس ٹیبل پر رکھا اور خود اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ خون اب بھی رس رہا تھا۔ مائی گاڈ، یہ کیسے اتنے زخمی ہو گئے؟ اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آپ؟ اس نے کاٹن سے اس کے ہاتھ صاف کیے۔ سپرٹ میں بھیگی کاٹن تھی، اسے شدید اذیت محسوس ہوئی۔ بمشکل دانت پر دانت جما کر اس نے اپنی آواز دبا رکھی تھی۔ تکلیف سے چہرہ سفید ہو گیا تھا، کافی گہرے زخم تھے۔ کانچ نے ہتھیلی کو درمیان سے چیر دیا تھا۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں چھل سی گئی تھیں۔ بہت دیر تک وہ احتیاط سے آہستہ آہستہ اس کی بینڈیج کرتا رہا، دونوں ہاتھوں پر پٹیاں باندھ دی، اور اب اسے احساس ہوا کہ وہ کانپ رہی تھی۔ گرم ماحول میں آہستہ آہستہ
उसका सर्द बदन जाग सा रहा था। आप कपड़े तब्दील कर लें, इधर अलमारी है ये साथ ही बेडरूम में, जो लिबास भी मुनासिब लगे पहन लें, क्योंकि सभी मर्दाना ड्रेस हैं। वो बुरी तरह चौंकी। क्या मतलब, आपकी बीवी नहीं है? शदीद मुतहुश अंदाज से उसने पूछा। जी नहीं, अगर शादी की होती तो यकीनन होती, उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा। तो फिर आपने मुझसे झूठ बोला था, अभी बाहर तो आप अकेले हैं यहाँ। उसने जिस खौफ ज़दा और सहमे हुए अंदाज में शिकवा किया था, वो बुरी तरह चौंका। जी नहीं, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। आपने खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब भी फर्ज कर लिया। मैंने तर्दीद इसलिए नहीं की कि अगर सच बोला तो शायद आप घर के अंदर ना आए। आपकी हालत के पेश नज़र मेरी खामोशी भी तो नेकी ही है। और आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, आप यहाँ महफूज हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कपड़े ज़रूर बदल लें ताकि बीमार ना हो। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लें और ये दवाई भी लाजमी खानी है। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। उसने इतने सादा, शफीक और पुरइत्तमाद अंदाज में उसे तसल्ली देकर बात की कि ज़ख्मी परिंदे की तरह फुड़फुड़ाता दिल कुछ पुरसकून सा हुआ। अभी भी उसे कामिल यकीन था, बहुत बड़े हादसे से बचकर आई थी। आदम के बेटे का एक मकरूह और शैतानी रूप देख चुकी थी, इसलिए चंद लम्हों पहले वाला इत्मीनान और खुशी उसके अकेले रहने की खबर सुनकर ख़त्म हो गई थी। नहीं प्लीज़, आप रहने दें, मैं चाय नहीं पीती, उसने जल्दी से कहा। हालांकि तलब शदीद थी, सर्द जिस्म को हरारत की ज़रूरत थी। चाय उसका पसंदीदा मशरूब ऐसे मौसम में, तो वो आधी रात को उठकर इलेक्ट्रिक केटल में चाय या कॉफ़ी बनाकर पीती थी। मगर अब वही खौफ, कहीं चाय में नींद या बेहोशी की दवा ही ना मिला दे। ओके, एज़ यू विश। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाएं अब, और दवा ज़रूर खा लें। इसमें बेहोशी की कोई गोली नहीं है। उसके लहजे में साफ जाहिर था कि वो उसकी हिचकिचाहट को समझ चुका था, या शायद वो फेस रीडिंग भी माहिर था। और ये ट्यूब अपनी खराशों पर लगा ले, काफ़ी बेहतर महसूस करेंगी। उसने दोबारा मेडिकल बॉक्स में से एक जर्द ट्यूब निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे उसने खामोशी से थाम लिया। उधर उसने फिर उसकी सोच को पढ़कर दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया। शुक्रिया। वो अपनी दवा उठाकर बेडरूम में दाखिल हो गई। पलटकर दरवाज़ा बंद करते वक्त बेअख्तियार ही निगाह बाहर खड़े डॉक्टर ओन पर पड़ी। वो बेहद गौर से उसे देख रहा था। कपकपाकर तेजी से उसने दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा दिया। तमाम खिड़कियां अच्छी तरह चेक की, हत्ता कि रोशनदान तक देखा, जो खासी ऊंचाई पर वाक़या था, और एक नज़र गीले कपड़ों को देखा। वाकई उसे लिबास में तब्दील करना चाहिए। लकड़ी की अलमारी खोलकर वो अंदर देखने लगी। हैंगर में इस्त्री शुदा शलवार सूट टंगे थे, कुछ शर्ट्स थी, जीन्स और पैंट्स तह दर तह निचले खाने में धरी थी। जुराबें और रुमाल टाइयाँ काफ़ी ज़्यादा सलीके और तरतीब से धरी थी। क्या पहनूं, ये सब तो उसके साइज से बहुत बड़े कपड़े थे। वो 6 फुट का ऊंचा लंबा सेहतमंद बंदा, और ये 5 फुट 3 इंच की धानपान नाजुक बदन लड़की। आखिर उसने एक हल्का आसमानी रंग का मोटा सा सूट निकाल लिया। सूट पहनकर उसने आईने में खुद को देखा तो अपना महज़ खेस हुलिया देखकर बेअख्तियार मुस्कुरा दी। शलवार के पांचे तह दर तह मोड़कर लंबाई कम करने की कोशिश की थी। बाजू भी बहुत लंबे थे। चलो खैर, गीले कपड़ों से तो निजात मिली, उसने सोचा। पाँव पिंडलियों पर दबा मलकर उसने बालों में ब्रश किया। सर्दी शदीद से शदीद तर लग रही थी। हालांकि बाहर बारिश और सर्दी के बावजूद उसे एहसास नहीं हुआ था। अब गर्म माहौल में सर्द जिस्म कपकपा रहा था। हाथों की तकलीफ सिवा थी। कमरा बहुत गर्म था, हीटर ऑन था। बेड पर कंबल यूं खुला पड़ा था जैसे कोई लेटा हुआ हो, शायद वो यहाँ सो रहा था और अब उसकी खातिर दूसरे कमरे में जा पड़ा था। उसने ममनूनियत से सोचा। दवा अब तक उसने नहीं खाई थी, पता नहीं क्यों वहम दिमाग में जड़ें मजबूत कर रहा था। ये रंग बिरंग टैबलेट्स उसे छोटे छोटे फंदे से लग रहे थे। एक बार उसका हाथ बढ़ा भी, मगर अंदर से सदा उठी, बेवकूफ़, इतनी जल्दी भूल कर। एक बार फिर मर्द ज़ात पर भरोसा कर रही है। और उसने फौरन हाथ खींच लिया। कंबल को अच्छी तरह जिस्म के गिर्द लपेट कर उसने दरवाजे को देखा, खिड़कियों पर नज़र डाली। बदन में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थीं। एक तवील मुसाफत, एक कठिन मरहला, बेइंतहा असियतनाक लम्हात उसने गुजारे थे। शिद्दत से दिल चाहा सब कुछ भूल कर सो जाए और इस वक्त उठे जब सारी असियत, सारे ज़ख्म मंदिर हो जाएं।
مگر یہ جسمانی اذیت، یہ لہو رنگ زخم تو ان زخموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھے جو روح کو چیر گئے تھے، دل کو لہو لہان کر گئے تھے۔ اس کو زندگی نے اتنے دکھ ایک دم دیے تھے کہ وہ شکوہ بھی نہ کر سکی۔ 3 دن، 3 سیاہ راتیں گھر سے دور گزارنے والی لڑکی کا آئندہ کیا حال ہوگا؟ اور پھر جب ماں اپنی ہو، نہ باپ زندہ ہو، تو ایسے میں آئندہ کیا ہوگا؟ سوال سیاہ محیط گہری کھائی کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا۔ تمام واقعات اس کے ذہن میں درد بھری ٹیسوں کی طرح جاگ اٹھے تھے۔ علیہ بیٹے، یہ آپ کی ممی ہے۔ بابا نے اس کے ہاتھ تھام کر ممی کے آگے کیا۔ ممی نے والہانہ پن سے اسے گلے لگا کر چٹاچٹ اس کے گورے گورے پھولے ہوئے گالوں پر بوسے دیے۔ بابا نے ممی کی محبت اور اس کا اطمینان دیکھ کر گہری پرسکون سانس لی۔ وہ تمام خدشات جو زہرا بیگم کی وفات کے بعد دوسری شادی کے سلسلے میں ذہن میں تھے، خصوصاً علیہ کے حوالے سے کہ اس معصوم 5 سالہ بچی کو سوتیلی ماں حقیقی محبت اور پیار دے بھی سکے گی یا نہیں، بے بنیاد ثابت ہوئے تھے۔ علیہ کی خاطر اس کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے ہی تو انہوں نے سونیا سے شادی کی تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھی، اولاد نہیں تھی، بچوں سے بہت محبت کرتی تھی، اور یہی خوبیاں تھیں جو رحمان صاحب کو ان کے قریب لے گئیں۔ علیہ تو بچی تھی، ماں کی محبت کو ترسی ہوئی۔ سونیا کی ذرا سی توجہ میٹھی پیار بھری نظر پر ہی رچ گئی۔ اس کی پیدائش کے وقت زہرا بیگم کا انتقال ہوا تھا، اور دادی اماں نے 5 سال تک اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ پچھلے سال ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور اب وہ بالکل تنہا تھی۔ آیا اور نوکروں کی فوج تھی، مگر رحمان صاحب کو اس کی طرف سے تسلی نہ تھی۔ اس کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے ہی سونیا بیگم کو بیاہ کر لائے تھے۔ ان کا انتخاب غلط بھی نہ تھا۔ علیہ کو سونیا بیگم نے بہت پیار اور شفقت دی تھی کہ وہ ہر وقت انہی کا دم بھرنے لگی۔ رحمان صاحب دونوں کو خوش دیکھ کر خود بھی مطمئن ہو گئے تھے، مگر جوں جوں وقت آگے بڑھا سونیا بیگم کی اصلیت کھل کر سامنے آنے لگی۔ رحمان صاحب دولت کی بند تجوری تھے، جس کی چابی علیہ تھی، اور اس چابی کو اس نے نہایت چالاکی سے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ محبت کی میٹھی چھری سے وہ اسے ذبح کر رہی تھی کہ نہ علیہ کو ہی اس کی سازشوں کا علم ہو سکا اور نہ رحمان صاحب کو ہی۔ رحمان صاحب کے نزدیک تو سونیا کفایت شعار اور سگھڑ بیوی تھی، جو اتنی دولت ہونے کے باوجود فضول خرچ نہ تھی۔ اس نے کبھی ان سے کوئی پیسے نہیں مانگے تھے اور نہ ہی کوئی مطالبہ کیا تھا۔ ہر حال میں خود کو صابر و شاکر پیش کیا تھا، اور رحمان صاحب کے دل میں اس کی عزت اور احترام مزید بڑھ گیا۔ حالانکہ اسے ان سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ علیہ جو موجود تھی، جتنی رقم چاہتی اس سے کہہ دیتی۔ وہ جانے باپ جانے اس کا نام آئے بغیر رقم مطلوبہ ہاتھ میں پہنچ جاتی۔ رحمان صاحب اس کی اتنی شاہ خرچیوں پر جب پریشان ہو کر سونیا بیگم سے کچھ کہتے تو وہ الٹی بچی کی ہی حمایت کرتی۔ ارے بیگم، آپ کی شہ سے تو وہ اور خراب ہو جائے گی، آپ اسے سمجھائیں، وہ اب بڑی ہو رہی ہے، اس عمر میں اتنی فضول خرچی مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ ہر روز دوستوں کو قیمتی تحائف دے یا پارٹیاں دے۔ آپ ماں ہیں، اسے سمجھائیں۔ اوہو مائی ڈیئر، خیری بچی ابھی نہیں کالج پہنچی ہے، اس عمر میں دوستوں کے ساتھ ہلا گلا تو ہوتا ہی رہتا ہے، ساری عمر گھرداری ہی سنبھالنا ہے۔ 4 دن عیش موج میلے کے ہوتے ہیں بیچاری بچیوں کے، آپ بس اسے ڈانٹا نہ کریں، جو کہے دے دیا کرے۔ میں تو خود کبھی اس کی فرمائش رد نہیں کرتی، میرے پاس ہوں تو کبھی آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دوں بچی کو۔ باتوں باتوں میں وہ خفا ہو جاتی۔ اوہو بیگم، تم بھی کمال کرتی ہو، تم خود ہی کبھی مانگتی نہیں ہو، کبھی حکم تو کرو، کوئی پیار بھری فرمائش پھر دیکھو، نہ پوری کروں تو شکوہ کرنا۔ لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگانا اسے خوب آتا تھا۔ چالاکی سے بولی، مانی، میں نے ایک ڈائمنڈ کا سیٹ دیکھا تھا جیولر کے پاس، وہ خریدنا چاہتی ہوں، دیکھے نا، بچی جوان ہے، کل کلاں کو بیاہنا بھی ہے، ابھی سے اس کے لیے کچھ بنانا شروع کرتی ہوں۔ رحمان صاحب نے عقیدت سے اپنی بیگم کو دیکھا۔ کتنا خیال تھا علیہ کا انہیں، سگی ماؤں کی طرح اس کے لیے زیورات اور قیمتی کپڑے لیتی تھیں۔ سونی، آپ نے جب بھی مانگا علیہ کے لیے ہی فرمائش کی، کبھی اپنے لیے بھی کبھی کچھ خریدا کرو، کچھ فرمائش کیا کرو۔ میں جوان بچی کی ماں ہوں رحمان، میری تمام خواہشیں، تمام آرزوئیں علیہ کی خوشی سے منسوب ہیں۔ اس نے چند دن پہلے
मुझसे फरमाइश की थी। अब आप चलें, मैं अपनी बेटी के लिए वो डायमंड का सेट ज़रूर लूँगी। रहमान साहब खुशी खुशी उसके साथ 2 लाख का कीमती सेट लेने चल दिए, इस बात से कतई बेखबर कि अब तक लाखों के खरीदे गए जेवरात में से बमुश्किल चंद हल्के और नकली लगों वाले सेट ही होंगे जो अलिया के पास हैं। बाप के सामने उसके गले में पहना कर उसे दिया जाने वाला हर तोहफा बाद में हीलो बहानों कभी किसी फंक्शन, कभी पार्टी और कभी हिफाजत के ख्याल से हथिया लिया जाता था। वो बच्ची थी, उसे क्या पता, फिर माँ की मोहब्बत के आगे तो वो सब कुछ कुर्बान कर सकती थी। उसे असली नकली की पहचान न थी। एक ही तरह के 2 सेट ज्वेलर से तैयार करवाए जाते और नकली अलिया को दे दिया जाता। इस तरह भरम भी रह जाता और असल पर कब्जा भी हो जाता। रहमान साहब मुकम्मल तौर पर उसके कब्जे में थे। अलिया को बचपन से उन्होंने अपनी जायदाद का वारिस बना दिया था, वरना सोनिया बेगम तो उसका कांटा कब का निकाल चुकी होती। करोड़ों की जायदाद की वो तन्हा वारिस थी, कैसे आसानी से उसे किसी को सौंप देती। उसे हमेशा अपने करीब रखने के लिए उसने तरकीब सोच ली थी और उस पर अमल दरामद से पहले वो अच्छी तरह तैयारी कर रही थी। अलिया को उसने जानबूझकर पढ़ाई से मुतनफ़र कर दिया था, वरना वो बहुत ज़हीन और पढ़ाई की शौकीन थी। 5वीं तक हर क्लास में अव्वल दोयम आती रही थी। कॉलेज में आते ही उसे सोनिया बेगम ने सजने संवरने और सैर सपाटे का ऐसा चक्कर डाला था कि वो अब पढ़ाई को वबाले जान समझती थी। रुपए पैसे की कमी ना थी, वालिदैन की रोक टोक ना थी। उम्र ला उबाली टीन एज, सो वो पूरी तरह आज़ाद हो गई। बेतहाशा हुस्न और दौलत मिल जाए तो चाहने वालों की कमी नहीं रहती, और उसकी उम्र तो थी भी सजने संवरने, चाहे जाने और चाहने के काबिल। लड़के दीवाना वार उसके गिर्द घूमते, लड़कियां उससे दोस्ती की शाइक थी, मगर वो खुद तमाम तर आज़ादियों के बावजूद सोनिया बेगम के कब्जे में थी, जिसने उसे बहुत महारत से अपने खास मकसद के लिए संभाल रखा था। मामा, मामा कहाँ हैं आप भई, मामा। वो अपनी रो में मामा को आवाज़ें देती उनके बेडरूम में घुसी तो एकदम ठटक गई। मामा के बेड पर कोई अजनबी मज़े से लेटा हुआ था। उसे देखकर वो भी चौंक कर सीधा हुआ। आप आप कौन हैं और मामा कहाँ हैं? हैरत से दरियाफ्त किया। ओह, तो आप हैं अलिया साहिबा, जिनकी तारीफ़ें करते आप ही थकती नहीं। बहुत खूब, वाक़ई आप ही की सारी बातें सच थीं। वो बेहद इश्तियाक से उसे देखकर करीब आकर बोला। मगर आप, वो हिचकिचाकर पीछे हटी। मैं शिराज हूँ, शिराज अफरीदी, आपकी लाडली मामा का इकलौता कज़न। उसने हंसते हुए दिलनशी अंदाज में तारुफ करवाया। वो कुछ झिझक सी गई। कितना बेबाक अंदाज था उसका। अरे अलिया मेरी जान, तुम आ गई हैं, तुम दोनों मिल भी चुके एक दूसरे से। सोनिया बेहद इश्तियाक से अलिया को देखकर आगे बढ़ी थी, मगर शिराज को उसके करीब हमकलाम देखकर ठटक कर अजनबियत से पूछा। आप ही, हमारा मिलना तो मुकद्दर में लिखा है, ये तो महज इसने ज़ुमैनी बात कहकर उसे देखा, जबकि वो हैरान थी उसकी जुर्रत और बेतकल्लुफ़ी पर। चेरी, खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ कहा। सोनिया बेगम ने उसके गिर्द बाजू फैला दिया। ओहो, क्या बात है भाई, माना आपकी बेटी बहुत लाडली है, मगर घर आए मेहमान को तो थोड़ा वक्त दे दें। मामा मैं चलती हूँ, शाम को मुलाकात होगी। उसके गले पर उसने शर्मिंदगी से कहा और फौरन बाहर निकल आई। खासी नर्वस हो रही थी, अजीब बेबाक बंदा था। इतना बेतकल्लुफ़ पहली बार मिलकर भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। शायद मामा ने बताया हुआ है मेरे मुतल्लिक उसे सब कुछ, इसलिए इतना फ्रैंक हो रहा था। उसने उलझकर सर झटका, ख्वामखा वो उसे अहमियत दे रही थी। अगले दिन सुबह जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकली, तो पता चला ड्राइवर पापा के साथ साइट ऑफिस गया है। उसे देर हो रही थी। शदीद गुस्सा और कोफ्त हुई। इसी वक्त मामा ने आकर उलझन दूर कर दी और साथ में शिराज भी तैयार खड़ा था। जानी काहे को फिक्रमंद हो, ये शिराज भी बाहर जा रहा है, तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देगा और वापसी पर पिक कर लेगा। उसने मामा की बात सुनकर एक नज़र उसे देखा। उसकी निगाहें बहुत उम्मीद से उठी थी। चलो शेरी, चलो जल्दी करो, अलिया को देर हो रही है। मामा ने मजीद कुछ बोलने का मौका दिए बगैर उसे धकेल दिया। वो बहुत मूड में था। मौसीकी की मधुर लहरें
गाड़ी का अंदरूनी माहौल खासा पुर इसरार सा था। खामोशी भी जैसे बोल रही थी, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। वो खुद भी गुलकार के साथ गुनगुना रहा था। इधर टर्न करें, उसे सीधा जाते देख उसने टोका। ओके, कोई और हुक्म? उसकी मुस्कुराहट खासी पुरकशिश और मुकाबिल को मशहूर कर देने वाली थी। अगरचे वो बहुत खूबसूरत ना था, फिर भी मर्दाना वजाहत थी। मगर उसे भी अपने हुस्न पर खासा मान था। इतनी जल्दी हारना तो नहीं सीखा था। वापस कब आऊं लेने? उसने कॉलेज गेट पर गाड़ी रोककर इंतहाई फरमाबरदारी से पूछा। तो उसकी हंसी निकल गई। गुड, खामखा खुद को पोस करने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। हंसना हंसाना, खुश रहना, खुद भी और दूसरों को भी खुश रखना मेरा मोटो है। आइंदा मूड बनाकर खुद को रिजर्व जाहिर करने वाला रवैया मेरे साथ ना ही बरता जाए तो मेहरबानी होगी। उसके बिला झिझक तबसरे और तनकीद पर वो खासी हैरान थी। खामोशी से उतर गई। सारा दिन वो उलझी उलझी सी रही। मामा के इस कज़न की अचानक आमद, जिसका जिक्र पहले कभी उनके मुंह से नहीं सुना था, खासी हैरान कुन थी। मामा उसके साथ बहुत मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ी से पेश आती थी। वो खुद भी दिन ब दिन यहाँ अपनी जगह बना रहा था। बाबा उसके इखलाक, रख रखाव और उसकी बातों से बहुत मुतासिर थे। मामा का कज़न था, खास अलखास अहमियत हासिल थी। वो इससे भी फ्रैंक होना चाहता था और मामा तो दोनों को तन्हाई फ्राहम करने की मतलाशी रहती थी। एक ही घर में रहते हुए, एक ही छत तले सारा वक्त गुजारते हुए बेतकल्लुफ़ी और उनसियत पैदा हो जाना कतई हैरान कुन ना था। आज भी वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले आया था। हालांकि सालाना इम्तिहान करीब थे, उसे बहुत मेहनत की ज़रूरत थी। मगर यहाँ इस घर में ना माहौल ही पढ़ने के लिए मुनासिब था और ना ही लोग पढ़ाई के शायक थे। लिया, आज मौसम बहुत खूबसूरत, बहुत रोमांटिक हो रहा है। दिल चाहता है तुम्हारे साथ यूं ही चलते चलते उफक के पार पहुंच जाऊं। वो अब बरमला अपनी पसंद मोहब्बत का इजहार करने लगा था। उसकी बातें, निगाहों के अंदाज बदन में करंट सा दौड़ा देते थे। वो कोई शर्मो हया की पवन माहौल की परवरदा तो थी नहीं। उसे तो हर रोज कई लड़के ऐसे मोहब्बत भरे डायलॉग सुनाते थे और वो अपने हुस्न और दौलत पर नाज करती हुई सर झटक कर आगे बढ़ जाती थी। यहाँ भी शायद मामला ऐसा ही होता, मगर शिराज के साथ मामा की भरपूर हमायत थी। वो हर वक्त उसकी तारीफें, उसकी बातें बाबा और उसके सामने करती थी। फितरी तौर पर उसका रुझान ज़हनी मिलान शिराज की तरफ होना ही था। शिराज रुक क्यों गए? गाड़ी चलाएं ना। उसकी वालाहाना निगाहों से घबरा कर उसने ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जो किया। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। तुम्हें देखकर खुद पर काबू पाना खासा मुश्किल लगता है। तुम्हारी नाराज़गी से डर लगता है, वरना मैं ये गुस्ताखी कर। शिराज प्लीज़ शट अप, चलो। उसको मज़ीद बहकने से रोकने के लिए जल्दी से उसे सख्त लहजे में टोका। दादी अम्मा की तरबियत और सलाह जो बचपन में कूट कूट कर उसके अंदर उन्होंने भर दी थी, उसकी रमक बाकी थी। उसे अपनी नस्वानियत के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। जब भी शिराज बावजूद कोशिश के हद में था। यार, एक तो तुम डांटती बहुत हो। सारे मूड को सत्यानाश कर दिया। उसने गुस्से में गाड़ी को तेज़ी से रिवर्स किया और बाकी तमाम रास्ता नाराज़गी के इजहार के तौर पर उसकी तरफ से मुकम्मल अजनबियत बरती। एक दो बार उसने देखा भी, मगर वो लातलक बना रहा। घर आकर भी उसने उसका मुकम्मल बायकॉट किया। वो हर रोज़ शाम को आइसक्रीम खाने जाते थे। घर में भी दोनों मुख्तलिफ गेम्स खेलते, कभी वीडियो देखते, म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होते। मगर अब 2 दिन से दोनों में मुकम्मल नाराज़गी थी। मामा ने इनकी लातंकी और सर्दमहरी को महसूस किया तो उसके पास चली आईं। अलिया जान, शिराज बहुत अच्छा इंसान है, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत में अगर कोई बात कह देता है तो बुरा मत माना करो। मामा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, वो खुद ही नाराज़ होकर बैठ गया है। उसने लाड से ठनक कर जवाब दिया। बच्चों की तरह लड़ा ना करो, मैं और तुम्हारे बाबा तो उसे तुम्हारे लिए पसंद कर चुके हैं। उसने चौंक कर इन्हें देखा। क्या हुआ? क्या तुम्हें हमारे फैसले पर कोई एतराज़ है? उसे नाखुश देख उन्होंने पूछा। मामा प्लीज़, अभी मैं इस बिखेड़े में नहीं पड़ना चाहती हूँ। अभी आप ये ख्याल छोड़ दें। मेरी जान फिक्रमंद क्यों हो गई हो? अभी हम कौन सा तुम्हें कल ही ब्याह रहे हैं, सिर्फ मंगनी ही तो करेंगे और अच्छे रिश्तों का यही वक्त होता है। इन्हें ठुकराना अक्लमंदी नहीं। शिराज देखा भाला पढ़ा लिखा नौजवान है। तुम्हारे बाबा उसे ऑफिस का तमाम काम समझा रहे हैं। उन्होंने उसे बेटा बना लिया है।
तुम्हारे बाबा की बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई है। इनके साथ देने वाला, इनकी मुश्किलात को शेयर करने वाला जो मिल गया है। वो खामोशी से सब सुन रही थी। वाकई बाबा आजकल बहुत खुश थे। पहले वो उसे देखे बगैर चैन नहीं पाते थे, उसके बगैर खाना नहीं खाते थे। अब शिराज की आमद से जैसे उसे भूल से गए थे। हर वक्त हर जगह शिराज का साथ, उसका मशवरा लेते थे। सोनिया बेगम ने बरसों की दबी हुई ख्वाहिशों को भड़काकर शिराज के रूप में पेश कर दिया था। अब तो रहमान साहब को भी एहसास होने लगा था कि वाकई बेटा बेटा ही होता है, बाप का बाजू। और ये सब शिराज बखूबी निभा रहा था। उसे यहाँ आए 6 माह हो चुके थे और वो यूं अपनी जगह इस घर और उसके मकीनों के दिलों में बना चुका था कि अजनबियत का एहसास तक नहीं होता था। रहमान साहब ने और सोनिया ने उसकी मंगनी इतनी धूमधाम से शिराज से की थी कि ऊंची सोसाइटी में बहुत दिन इसका चर्चा रहा था। शिराज की तरफ से भी सोनिया बेगम ही करता धरता थी। उसकी वालिदैन हयात नहीं थे। उसने आंटी को ही अपनी माँ बनाकर तमाम अख्तियारात सौंप दिए थे। एक एक चीज़ अलिया की पसंद से कीमती से कीमती खरीदी गई थी और ये सब शिराज ने उसे लेकर दिया था। मंगनी के बाद तो वो बेइंतहा खुश था। उसकी मोहब्बत और जोश में भी इजाफा हो गया था और वो उस पर हक जताता था। रहमान साहब भी आहिस्ता आहिस्ता तमाम कारोबार उसके सुपुर्द कर रहे थे। सोनिया बेगम ही की ये चाल थी। वो इन्हें कभी आराम कभी तफरीह का बहाना करके दफ्तर जाने से रोक देती और यूं शिराज को तमाम काम हैंडल करने का मौका मिल जाता। वाह, ज़बरदस्त! आज तो तुम क़यामत ढा रही हो। कहाँ की तैयारी है? वो अपनी दोस्त की सालगिरह में जा रही थी। नेवी ब्लू बारीक जारजट की कमीज में से उसकी गोरी गोरी गुदाज बाहें दावत नज़ारा दे रही थी। टाइट अम्ब्रेला कमीज, चौड़ी चूड़ीदार पजामा, हाई हील जूती, मेकअप ने उसके हुस्न को वाकई दो आदशा कर दिया था। शिराज क्यों ना बहकता। उसने बेअख्तियार उसकी बाहें थाम ली। अलिया को अजीब करंट सा लगा। उसने फौरन खुद को उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने के लिए उसके हाथ झटके, मगर वो मर्द था, गिरफ्त भी मजबूत थी। तुम मेरी हो, इतना गुरेज क्यों बरतती हो? क्यों दूर दूर रहती हो? उसके वहशियाना लहजे और सरकश पेश कदमी से वो बुरी तरह नर्वस हो गई। प्लीज़ शिराज, छोड़ो, छोड़ो मुझे। वो पूरी कुव्वत से चीख उठी, जबकि उसकी गिरफ्त फौलाद की तरह मजीद मजबूत होती जा रही थी। मामा, बाबा, बाबा छोड़ो मुझे। वो वहशियानापन से चिल्ला चिल्लाकर मामा बाबा को बुलाने लगी तो एक झटके से उसने उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया। वो जोर जोर से रोने लगी, जबकि शिराज उसी वक्त बाहर चला गया था। शाम को उसने इस वाक़े की इत्तला मामा को दी। उसे हकीकतन इस हरकत की वजह से बहुत दुख और नफरत हुई थी। मामा का लापरवाह और अजनबी सर्द रवैया उसे मजीद दुखी कर गया। वो तो समझती थी कि वो यकीनन शिराज को डांटेंगी, उसको माफ़ी मांगने पर मजबूर करेंगी, मगर उन्होंने तो उल्टा उसे मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। भाई अलिया, तुम बहुत वकियानुसी और बैकवर्ड माइंड रखती हो। वो तुम्हारा होने वाला शौहर है, तुम पर हक रखता है, और फिर तुम जब ऐसे बन ठन कर खुले डुले अंदाज में उसके सामने आओगी तो यकीनन वो बेकाबू तो होगा। मर्द है, तुम्हें उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। वो जितना मोहब्बत का इजहार करता है तुम नफरत दिखाने लगती हो। ये सब क्या है? कैसे होगा इस तरह गुजारा? मामा, मोहब्बत का इजहार बेकाबू होकर और अपनी सतह से गिरकर वहशी जज्बों से नहीं किया जाता। उसने मुझ पर गलत निगाह डाली और आप मुझे ही इल्ज़ाम दे रही हैं। वो दुख से रोने लगी और ये पहली मर्तबा था जब मामा ने उसे गले लगाकर खामोश कराने के बजाय रोने दिया। फिर खासी देर बाद उसके हाथ थाम कर थपथपाते हुए समझाने लगी, देखो अलिया, यूं बदगुमान नहीं होते। मर्द ज़ात को समझाना एकदम बहुत मुश्किल है। मोहब्बत का हर शख्स का अपना अंदाज होता है। तुम्हें पसंद नहीं तो उसे मैं समझा दूंगी, मगर तुम भी अपने रवैये में लचक पैदा करो। शेरी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहेगा, मगर मर्द को यूं धुतकारना उसकी अना और खुददारी की तजलील के बराबर है। और मर्द ख्वाह कितना ही मोहब्बत करता हो, किसी औरत के हाथों में मर्दानगी की तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं माँ हूँ तुम्हारी, दुश्मन नहीं। मेरी बात पर गौर करना। वो उठकर चली गई तो अलिया उनके लफ्ज़ों पर गौर करने लगी। उसे इतनी गहराई में रिश्तों नातों के मामले का तो इल्म नहीं था, बस शिराज की हरकत ने उसे उससे मुतनफ़िर कर दिया था। रद्द-ए-अमल के तौर पर वो उससे क़तई लापरवाही और लातलकी बरत रही थी। वो घर में होता तो अपने कमरे में मुक़ीद रहती, बात करने की कोशिश करता तो वहाँ से चली जाती,
लेकिन कहाँ तक, आखिर एक ही घर में रहते हुए वो कब तक उससे बच सकती थी। उस शाम वो लाउंज में अकेली बैठी अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रही थी। वो ड्रामे के क्लाइमेक्स में इतनी महव थी कि जब बिना आहट किए उसके करीब वो आकर बैठा तो चौंक पड़ी, उसके पास से खिसक गई। नाराज हो बहुत, लहजा मोहब्बतों से पुर था। वो लातलगी से चैनल बदलती रही। अलिया प्लीज इधर देखो, मेरी तरफ देखो ना। उसने उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे उसे तेजी से झटक दिया। खा जाने वाली नसों से देखा। सॉरी, मैं कुछ बहक गया था। आई एम रियली सॉरी। वो हकीकतन बहुत शर्मिंदा लग रहा था। अलिया प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। मैं रात को सो नहीं सकता हूँ। मुझे यूं लगता है जैसे कोई कीमती चीज मुझसे छिन गई हो। मैं तुम्हारे बगैर तुम्हें नाराज करके खुश नहीं रह सकता, प्लीज। उसका मिलते जी लहजा, हुज़ीन चेहरा, आंखों में उम्मीद के टिमटिमाते दिए बगौर देख लिए थे, फिर भी सताने को खामोश रही। अलिया अगर तुम अब भी मुझसे ना बोली तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चला जाऊंगा और कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा, कभी नहीं। उसने चौंक कर उसके बेइंतहा संजीदा और पुरअज़्म चेहरे की तरफ देखा। वो जो कुछ कह रहा था करने का मुसम्मम इरादा भी रखता था। उसका दिल एकदम ही पिसीज गया। ठीक है, आइंदा मुझे कभी इस तरह तंग किया तो हरगिज़ नहीं बोलूँगी। पहले गलती समझकर माफ़ कर रही हूँ। उसके अल्फाज सुनकर उसका बुझा हुआ बेरंग चेहरा खिल उठा था। मुस्कुराते उसने दोनों मुठ्ठियाँ भींचकर बेइंतहा खुशी का इजहार किया। थैंक यू वेरी मच मेरी जान। चलो तुम्हें आइसक्रीम खिला लाऊं। उसने बेइंतहा खुशी से ऑफर की तो वो रद्द ना कर सकी और दोनों आइसक्रीम कॉर्नर चले गए। शिराज में इस वाक़ये के बाद बहुत तब्दीली आई थी। उसने खुद पर खासा कंट्रोल कर रखा था, तमीज़ और हदूद के दायरे में रहकर बात करता था। दिन बहुत पुरसुकून और खुशी से भरपूर गुजर रहे थे जब अचानक एकदम ही वो अंधनाक वाक़या पेश आया, जिसने सारी हस्ती सारा निज़ाम ही तलपट करके रख दिया। पापा अच्छे भले सुबह ऑफिस गए थे, मगर वापस चारपाई पर फ़ोन में लथपथ होकर लाए गए थे। उनकी गाड़ी का एक ऑयल टैंकर से बहुत ज़ोरदार एक्सीडेंट हुआ था और ड्राइवर और रहमान साहब मौका पर ही फौत हो गए थे। उसकी तो दुनिया ही अंधेर हो गई थी। उसकी माँ, बाप, बहन, भाई सारे रिश्ते इसी एक शख्स की ज़ात से वाबस्ता थे। बचपन से कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दी थी। उसकी हर फरमाइश मुँह से निकलती ही पूरी हुई थी। बेइंतहा लाड करते थे। अब इसे यूं तनहा छोड़कर एकदम अचानक बिना कुछ कहे, कुछ सुने चल दिए थे। ऐसी आंधी थी कि इसका सब कुछ समेट कर ले गई थी। बहुत दिनों तक वो खुद से बेगाना हर वक्त बाबा की याद में रोती रहती थी। इसे कुछ होश न था, कौन आया कौन गया। मामा कहाँ थी जिन्होंने एक बार भी उसे गले लगाकर प्यार नहीं किया था, तसल्ली नहीं दी थी। वो हर वक्त गुमसुम खोई खोई इस नाकाबिले तरदीद हकीकत को समझने की कोशिश करती रहती। जो हादसा गुजरा था उसका यकीन बहुत मुश्किल था, मगर यकीन करना पड़ा था। आज भी वो उदास गुमसुम खामोश बैठी हुई थी। बाबा की बड़ी सी खूबसूरत तस्वीर जिसमें वो मुस्कुरा रहे थे दीवार पर आवेजा थी और वो एकटक उसे देख रही थी। आंसू तवातर से बह रहे थे जब ही मामा चली आए। बस अब संभालो खुद को अलिया, जो कुछ हुआ खुदा की मर्जी थी। हम तुम क्या कर सकते हैं, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। खुद को संभालो, चलो बाहर आओ। शिराज तुम्हारी वजह से इतना परेशान है, चलो शाबाश। वो उसे बहला फुसला कर बाहर खुली फिजा में ले आई। शिराज ने भी उसे बहुत हौसला दिया। वो बेअख्तियार उसके हाथ थाम कर रोने लगी। बहुत देर बाद वो खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। दिल को बस एक ये इत्मीनान मिल गया था कि कोई उसका है, उसे संभालने वाला, उसकी हिफाजत करने वाला। वो अकेली नहीं थी। मामा और शिराज ने उसका बहुत ख्याल रखा, हर हर कदम पर उसके लिए सहारा बने, उसे ढारस दी। गम गलत करने के लिए शिराज अक्सर उसे आउटिंग पर ले जाता था। ये बाबा की वफ़ात के 2 माह बाद की बात थी जब मामा ने उसकी शादी का ज़िक्र छेड़ा। वो अभी ज़हनी तौर पर इस खुशी के लिए तैयार न थी। मामा को मना कर दिया। इस वक्त तो वो खामोश हो गई थी, मगर अब अक्सर वो उठते बैठते उसकी शादी के लिए बहानों बहानों से ज़ोर देती थी। शिराज ने भी अब तो कहना शुरू कर दिया था। आज शाम को भी शिराज ने उसे आखिरी बार कह दिया था कि वो मज़ीद सब्र नहीं कर सकता। अब कोई फ़ैसला करके वो मामा को बता दे। शिराज के हतमी और हुक्मिया अंदाज से वो खासी परेशान हो गई थी।
इतनी जल्दी शादी का शोर उन्होंने मचाया था। अभी तो वो सही तरह संभल भी नहीं सकी थी, ना ही बाबा के कारोबार और कागजात वगैरह का कुछ अता पता था। इतना बड़ा बिजनेस कौन देखेगा, किसके पास था, इसे कुछ इल्म ना था। मामा और शिराज ही सब कुछ जानते थे। उसके नाम तमाम जायदाद और बैंक बैलेंस था, मगर वो कागजात कहाँ थे? वो इस बात से ला इल्म थी। खानदानी वकील मिस्टर तारिक अली से मिलना चाहती थी। अभी तो बहुत कुछ देखना था और मामा ने शादी के लिए जल्दी मचा रखी थी। वो सोचों से घबरा कर बाहर निकल आई। नींद भी नहीं आ रही थी। मामा के कमरे की लाइट जल रही थी। उसके कदम खुद ब खुद उधर उठते गए। आधी रात का वक्त था। मामा अब तक क्यों जाग रही हैं? उसने हैरत से सोचा, और इससे पहले वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती, अंदर से शिराज की आवाज़ और अपना नाम सुनकर चौंक गई। वो खासे गुस्से में ऊंचा ऊंचा बोल रहा था। उसके कदम बाहर ही रुक गए। आंटी, बहुत हो चुका, मैं अब और उसके नखरे नहीं उठा सकता। आप कल उससे फाइनल बात करें, ताकि इस मुसीबत से तो जान छूटे। उसने हद दर्जा बेजार लहजे में कहा। ओहो शिराज, जल्दी मत करो। क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ते हो? थोड़ा सब्र और कर लो। बस उससे निकाह की देर है, फिर तमाम कारोबार हाथ में कर लो। फिर उसके बाद उसका पत्ता ऐसे साफ करूंगी कि नामो निशान तक नहीं मिलेगा। आंटी की करखत आवाज़ होश उड़ा गई। आपकी तसल्लियां दिला से पता नहीं कब खत्म होंगे। मैं तंग आ गया हूँ इस नवाबजादी के नखरे उठा उठा कर। वैसे भी हमारी डीलिंग साल भर के लिए हुई थी, और अब ये दूसरा साल भी खत्म होने को है। उसने दीवार को मजबूती से थामा। मरे क्यों जा रहे हो? माल भी तो तगड़ा मिलेगा। तुम सिर्फ मेरे कहने पर नहीं रुके हुए हो। फायदा नजर आ रहा है जब भी तो अटके हो यहाँ। मामा की खालिस बाजारी गुफ्तगू सुनकर तो उसके होश व हवास गुम होने लगे थे। ये क्या सुन रही थी वो? मामा और शिराज दोनों कैसी अजीब गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा बस सुनो, वो ड्राइवर बाकी रकम मांग रहा था। सुबह उसे बाकी रकम भी देना है, वरना वो कहीं भांडा ही ना फोड़ दे। शिराज ने कहा। उसे रकम देकर दफान करो इस शहर से। कहीं खुदा न खास्ता पुलिस ने तलाश कर लिया तो रहमान के कत्ल में उसके साथ साथ हम भी फंस जाएंगे। मामा के इंकशाफ से ज़मीन आसमां उसकी नज़रों में घूम गए थे। बमुश्किल उसने खुद को संभाला और अपने कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर पड़ी। मेरे खुदा, ये सब क्या सुना मैंने? मामा और शिराज दोनों बाबा के कातिल हैं, और शिराज इससे महज दौलत की खातिर शादी करना चाहता है। ओ नो, नहीं खुदाया। ये इतना अचानक इंकशाफ हुआ था कि उसकी सारी हस्ती ज़ीरो ज़बर हो गई थी। उसके कानों में साएं साएं हो रही थी, ज़मीन आसमान जैसे घूम रहे थे। बहुत देर तक वो शॉक्ड सी कैफियत में बेहिस्सो हरकत बैठी रही। फिर एकदम वो जैसे भयानक ख्वाब देखते हुए हड़बड़ाकर होश में आई थी। कुछ देर पहले वाली गैर यकीनी कैफियत की जगह गुस्से और जोश ने ले ली थी। उसके अंदर जैसे अलाव सा दहक उठा था। उसके बाबा के कातिल कितने मज़े से इस घर में ऐश कर रहे थे, और अब उसकी जान के दर पे थे। दौलत समेटना चाहते थे। मैं एक एक से निपट लूंगी, अपने पापा का इंतकाम लूंगी। एक पाई भी इस घर से इन्हें नहीं मिलेगी। उसने अज़म से कहा। मामा इस कदर चालाक औरत होंगी, उनकी मोहब्बतें फ़रेब और धोखा होगी। शिराज की मोहब्बत, वालाहानापन, मीठी मीठी बातें, सब फ्रॉड था। उसे तो सोचकर ही शदीद अजियत हो रही थी। कितनी चालाक औरत थी। उसको अपने काबू करने के लिए माँ का प्यार दिया, उसके बाबा को अपनी चालाकी और मोहब्बत से जाल में फंसाया, और फिर बाबा को ख़त्म करके अब अलिया को मुट्ठी में करना चाहते थे। शिराज से शादी के बाद तमाम दौलत वो उसके नाम कर देती, ख्वाह उसके प्यार में या उसके दबाव में आकर। यूँ सारे रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते। मैं तुम दोनों के ख्वाब खाक में मिला दूंगी। तुम्हारी मेहनत और चालाकी कभी कामयाब नहीं होगी। वो सारी रात कभी रोने लगती, कभी खुद ही मंसूबे बनाने लगती, कभी मामा के दोहरे किरदार को सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते, और कभी शिराज की मोहब्बतों के झूठे होने का यकीन करके दिल फटने लगता। बहुत बड़ा धोखा हुआ था, और उसके साथ एक तवील गेम पूरी होशियारी और मुकम्मल प्लानिंग के साथ खेला गया था, जिसमें शक और नाकामी का शायबा भी ना था। मगर खुदा के कामों में कौन दखल दे सकता है? अल्लाह रहीम है, उसने बहुत बड़ा करम किया था। आज अगर वो इत्तफाकन मामा के कमरे की तरफ ना जाती तो शायद कभी उनके असल को ना पा सकती, और फिर सब लुट जाता तो जानकर भी कुछ ना हो सकता था। सारी रात जाग जाग कर उसका बुरा हाल हो गया था। रो रो कर सर में दर्द होने लगा था। सुबह तक उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मामा तो उसकी दुगुर्गू हालत देखकर चौंक उठी। अरे
अलिया जानू, क्या हो गया तुम्हें? क्या हालत बन गई एक रात में? अभी शाम को तो तुम भली चंगी थी, क्या हुआ? उनकी मोहब्बत, शफ़क़त, सब कुछ इतना हकीकी था कि अगर वो लाइल्म होती तो यकीनन खुद को खुशकिस्मत तरीन समझती। मगर अब मामा और शिराज दोनों की बातों से उसे अयारी और मकारी की बू आ रही थी। वो जितना मोहब्बत जताते, प्यार भरी बातें करके उसका दिल बहलाने की कोशिश करते, उतना ही उसकी नफ़रत बढ़ जाती। 2 दिन में ही वो बरसों की बीमार लग रही थी। तन्हा वो क्या करती? खुद से लड़ते-लड़ते थक गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई अपना नहीं था, कोई सच्चा हमदर्द, गमगुसार नहीं था। किस पर भरोसा करती? इतना बड़ा धोखा दिया था अपनों ने कि इत्मीनान, एतबार जैसे लफ्ज़ ही बेवक़्त और बेहैसियत हो गए थे। वो बहुत देर से बेड पर लेटी अफ़सरदा सी सोच रही थी। जब माली बाबा अंदर आए, तो वो उन्हें देखकर एहतरामन उठ बैठी। बाबा के सबसे पुराने मुलाज़िमों में से यही माली बाबा थे। वो इनकी बहुत इज़्ज़त करती थी। आए माली बाबा, आपने क्यों ज़हमत की? मेरी बेटी बीमार हो और मैं पता करने भी ना आऊँ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उन्होंने शफ़क़त और सादगी से पूछा, तो उसका दिल भर आया। ठीक हूँ माली बाबा, शुक्रिया। बेटी हुआ क्या? अचानक ऐसा क्या सदमा देख लिया कि यूँ बीमार पड़ गई हो? 2 दिन पहले तो भली चंगी थी। उसने अज़ियत से एक नज़र इन्हें देखा और सर झुका लिया। डरो मत बेटी, जो कुछ तुम्हारे दिल में है कह डालो। कहने सुनने से बोझ हल्के हो जाते हैं। वो वाक़ई उसकी हालत समझ रहे थे। उसने कुछ देर सोचा। उसे इत्तला की घड़ी में अगरचे अपने तो सब सहारे बेइत्तेमाद हो गए थे, अब इन गरीब मगर पुरखुलूस सच्चे खरे लोगों को इत्तेमाद के काबिल समझकर उनसे राज़े दिल कह देना चाहिए। उसने माली बाबा को तमाम बात बता दी। उसके बहते आंसुओं और दर्द भरी दास्तान ने इन्हें भी आपदीदा कर दिया था। रो मत बेटी, सब्र करो। अल्लाह के यहाँ बेगुनाह लोगों का खून कभी रायगा नहीं जाता। मुजरिम अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचता है। तुम हिम्मत से काम लो, फिलहाल खुद पर काबू रखो। अगर ज़रा भी तुमने ये ज़ाहिर कर दिया कि तुम उनके मंसूबे जान चुकी हो, तो तुम्हारी अपनी जान खतरे में पड़ जाएगी। अभी खामोश रहो, हालात को देखो। मैं बात करता हूँ, मेरे वाकिफ़ एक एसपी साहब हैं, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो। उनकी बातों से खासी ढारस मिली, यकीन था वो कुछ न कुछ ज़रूर कर लेंगे। इसीलिए वो तमाम तर हालात जानने के बावजूद खामोश थी। अपने अंदर के तूफ़ान को दबाए वो बज़ाहिर खुद को पुरसकून और नॉर्मल ज़ाहिर कर रही थी। तभी मामा ने कहा था, "अलिया, अब तो तुम्हारी हालत बहुत बेहतर लग रही है। बुखार भी नहीं रहा।" "जी, मैं ठीक हूँ," उसने आहिस्ता से कहा। "गुड। तो फिर कल तुम्हारा निकाह शिराज से हो जाएगा।" वो उनकी बात सुनकर बुरी तरह चौंकी। निकाह? मगर मामा, मैं बीमार हूँ और ऐसी भी क्या आफ़त टूट रही है? मैं भाग नहीं रही हूँ। उसने गुस्से से कहा। बस बहुत हो चुका, शिराज अब और सब्र नहीं कर सकता और वो बिल्कुल हक बजानिब है। शोर मचाने में आखिर कब तक तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करे? जो काम होना है वो पहले क्या और बाद में क्या? अब कल का प्रोग्राम डन है, मैं सबको इत्तला दे चुकी हूँ। तुम भी खुद को तैयार कर लो। वो निहायत गुस्से से कहकर चल दी और उसकी तो जैसे जान पर बन आई थी। सिर्फ एक रात दरमियान में थी और इस वक्त बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। उसने जानबूझकर उसे ऐन वक्त पर इत्तला दी थी ताकि वो मजीद टाल मटोल ना कर सके। उसने जल्दी से उठकर ज़ेबू के हाथ माली बाबा को बुलवाया और इन्हें इत्तला दे दी। बेटी, मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, मगर इतनी जल्दी तो सब नहीं होता। तुम ज़्यादा फ़िक्रमंद ना हो। मैं अभी एसपी साहब की तरफ जाता हूँ और रात तक तुम्हारा कुछ मसला हल करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने हतल मकदूर उसे तसल्ली दी। ठीक है बाबा, मैं रात के 8 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मुझे फ़ौरन इत्तला देना। किस बात की इत्तला देना? हमें भी तो कुछ बताओ ना, शिराज ने अंदर आकर एकदम कहा। तो वो बुरी तरह चौंक कर खौफ से जर्द हो गई। माली बाबा भी एकदम घबरा से गए थे। उसका अंदाज बहुत तंजिया था। वह फौरन संभली, मजबूत लहजे में बोली, कुछ नहीं, आप जाएं बाबा। माली बाबा खामोशी से उसे देखते बाहर निकल गए। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। ठीक हूँ, उसने मुख्तसरन जवाब दिया और बेड पर बैठ गई। गुड, ठीक ही होनी चाहिए। कल हमारी शादी है, उसने अजीब से अंदाज में कहा। शिराज, आखिर इतनी जल्दी क्या है? क्यों तुम इतनी जल्दी कर रहे हो? मुझे नहीं करनी शादी अभी, उसने गुस्से से कहा। तो शिराज ने खून रंग आंखों से उसे घूरा। बकवास बंद कर। अब तो तुझे शादी करना ही होगी और कल ही होगी। उसका लहजा सुनकर उसके अंदर बमुश्किल
दबा हुआ लावा उबल पड़ा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम इंतहाई घटिया और धोखेबाज हो। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा दिल तोड़ा, मुझसे खेले। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। वो चिल्लाने लगी। एक भरपूर थप्पड़ ने उसके मुंह पर पड़ा तो वो सहम गई। खबरदार, जो बकवास की तुमने। शादी तो तेरा बाप भी करता, अब तू इनकार कर रही है। मेरा इतना वक्त और रुपया पैसा जाया कर आके कल हर सूरत शादी होगी। नहीं होगी, मैं सबको बता दूंगी, सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम कातिल हो और तुमने बाबा को कत्ल करवाया है। उसके मुंह से निकले अल्फाज ने चंद लम्हों के लिए तो उसे भी बुरी तरह गड़बड़ा दिया था। फिर एकदम वो होश में आ गया। तो तुझे पता चल गया है, चलो अच्छा हुआ, खुद ही तुमने एतराफ़ कर लिया। अब तो यहाँ से किसी सूरत नहीं बचकर निकल सकती तुम। कदम भी बाहर निकाला तो जान से मार दूंगा। वो एक झटके से उसका बाजू छोड़कर उसे वार्निंग देते बाहर निकल गया। और वो तो जैसे एकदम खुद को बेइंतहा बेबस महसूस कर रही थी। उसके मुंह से गुस्से में सच निकल गया था और अब तो यहाँ से बच निकलने की कोई तदबीर भी ना थी। लाचारी और बेचारगी से उसने सर पटका। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं? उसने आंसू भरी आंखें उठाकर आसमां को देखा। मेरे पाक परवरदिगार, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सहारा है। मुझे इन जालिमों के चुंगल से निकाल दे। कोई फरिश्ता मेरी मदद को भेज दे। रो रो कर उसकी हिचकी बन गई थी। वक्त गुजरता जा रहा था। बाहर निकलने के तमाम रास्ते मसदूद थे। कमरा वो जाते हुए बाहर से लॉक कर गया था और खिड़कियों में मजबूत जाली की ग्रिल लगी थी जो वो काट नहीं सकती थी। दोपहर से भूखी थी मगर भूख प्यास का सारा एहसास खत्म हो गया था। उस वक्त सिर्फ एक ही जज्बा था, एक ही धुन के यहाँ से किस तरह बाहर निकल जाए। अगर आज की रात यहाँ गुजर गई तो वो कभी यहाँ से नहीं निकल सकेगी। बेचैनी ही बेचैनी थी, किसी कल चैन नहीं पड़ रहा था। आग लग रही थी मन में, इंतकाम और बेबसी की आग झुलसा रही थी। ना जाने रात का कौन सा पहर था जब बेहद आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर सर्दी से ठठरते बारिश में नहाए माली बाबा अंदर दाखिल हुए। वो इन्हें देखकर चौंक उठी, तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। बेटी, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ, फौरन निकल चलो यहाँ से। चलो जल्दी करो, कोई आ ना जाए। और वो बिजली की सी तेजी से चादर लपेट कर बाहर निकल आई। बेहद खामोशी और आहिस्तगी से वो चोरों की तरह छुपते हुए अपने ही घर से निकली। माली बाबा उसे कोठी की बैक साइड पर बने छोटे से दरवाजे पर ले आए। मी जोरों का बरस रहा था। शदीद तूफानी बारिश थी। बिजली की चमक और कड़क अलग दिल दहलाए जा रही थी। बेटी, हौसला करो, यहाँ से हमें जल्द अज जल्द दूर निकल जाना है और तुम्हें पैदल ही चलना होगा ताकि इन्हें कोई शक ना हो जाए। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी मगर मगर हौसला करो। उनके चुंगल से निकल गई तो सारे दुख भूल जाओगी। आप फिक्र नहीं करें बाबा, यहाँ से निकलने के लिए मैं हर पल पुलिस रात तैयार पार करने को तैयार हूँ। आप चलें। और वो दोनों गली से होते हुए बाहर मेन सड़क पर आ गए। शदीद बारिश, सर्दी और तूफानी कड़कदार बिजली को आज उसने ज़िंदगी में पहली बार यूं देखा था। वो नाज़ो-कली ज़माने और मौसमों के सर्दोगर्म से कतई बेनियाज थी। आज अपने आप को और अपनी जान को बचाने के लिए सब तूफानों का बेजिगरी से सामना कर रही थी। माली बाबा बेचारे बमुश्किल खुद को उसके साथ घसीटे चले जा रहे थे। वो सीधा ही चलते जा रहे थे। अंधेरी रात, तूफान, बादे बरा। आज से वक्त में किसी सवारी का मिलना मुमकिन नहीं था। पता नहीं माली बाबा उसे कहाँ लेकर जा रहे थे। ना उसने पूछा और ना उन्होंने कुछ बताया। बहुत दूर तक पैदल चलने के बाद भी वो किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे थे। उसे थकावट और शदीद सर्दी महसूस हो रही थी जब एकदम उसने दूर से आती गाड़ी की लाइट देखी। खौफ के मारे वो कपकपाकर माली बाबा से लिपट गई। हरासा होकर पूछा, माली बाबा, वो गाड़ी, कहीं शिराज और मामा तो हमें ढूंढते नहीं आ गए? पता नहीं बेटा, करीब आएंगे तो पता चलेगा। चलो तुम इधर आ जाओ, सड़क से उतरकर इधर कच्चे रास्ते में चलते हैं, हम नजर नहीं आएंगे। वो खुद भी खासे सहमे हुए थे। दोनों तेजी से सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर दरख्तों के पीछे पीछे चलने लगे। गाड़ी अब बहुत करीब आ गई थी और जो ही सामने से गुजरी उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। गाड़ी बाबा की थी। शिराज और चौकीदार आगे बैठे थे। पीछे कोई और बंदा भी मौजूद था। बाबा जी, आप यहाँ से ही वापस चले जाएं, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। उसने हालात की संगीनी के पेश नज़र इन्हें वापस जाने को कहा क्योंकि वो इन्हें बेगुनाह अपने साथ मरवाना नहीं चाहती थी। वैसे भी वो बूढ़े थे, इस तूफान में कहाँ तक चल सकते। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं साथ चलूंगा, तुम मेरी फिक्र ना करो। फिक्र ना करें बाबा, आप वापस मुड़ जाएं। यहाँ करीब मेरी दोस्त नायना का घर है, मैं इनके यहाँ चली जाऊंगी, मगर आप जाएं। उसने इनकी हर बात रद्द करते जोर देकर कहा। गाड़ी मुड़कर दोबारा आ रही थी
اور اس کی جان جیسے سولی پر اٹکی تھی۔ جانتی تھی شراز اسے تو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا کہ لالچ وابستہ تھا، مگر مالی بابا کو اس کے ساتھ دیکھ کر انہیں یقیناً مار دے گا، اور یہ اسے قبول نہ تھا۔ خدا حافظ بابا، میں فون کر کے تمام حالات معلوم کرتی رہوں گی، آپ زینب کو بتا دیجیے گا، وہ مجھے بتا دے گی۔ فوراً واپس چلے جائیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، گھر جاتے ہی وہ آپ کو تلاش کرے گا، جائیں۔ اس نے جلدی جلدی کہا اور فوراً ہی انہیں حیران چھچو پن چھوڑ کر بھاگنے کے انداز میں دوسری طرف نکل گئی۔ اور پھر پتہ نہیں وہ غلط راستے پر نکل آئی تھی یا بہت دور نکل آئی تھی۔ اندھیری رات، تنہائی، طوفان، وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اور جب دور کسی گاڑی کی لائٹس نظر آئیں تو ہمت جواب دے گئی، اور یوں وہ اس گھر میں کود گئی تھی۔ دروازہ بہت دیر سے بج رہا تھا۔ وہ گہری نیند سے ایک دم ڈر کر بیدار ہوئی تھی۔ چند لمحے تو کچھ سمجھ نہ آیا کہاں ہے، اور پھر غور کیا تو حواس ایک دم جاگ اٹھے۔ تیزی سے بستر سے اتر کر دروازہ کھولا۔ وہ باہر کھڑا تھا، اس کے حلیے پر گہری نگاہ ڈالی۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، اس نے حولے سے جواب دیا۔ سر ابھی تک بھاری سا ہو رہا تھا۔ رات بہت دیر تک وہ سوچوں میں غرق رہی تھی، آنکھ دیر سے لگی تھی، اور اب سر میں درد کے ساتھ ساتھ جسم بھی ٹوٹ رہا تھا۔ اسے بخار بھی تھا۔ وہ بغور اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، لائیں نبض دکھائیں۔ اس نے خود ہی اس کی کلائی تھامی۔ اوہو، آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ آپ نے دوا، اس نے بات ادھوری چھوڑ کر میز پر بکھری ٹیبلٹس کو دیکھا۔ وہ بالکل خاموش کھڑی تھی، اس کی بات سمجھ گئی۔ رات کو چاہنے کے باوجود اس نے دوا نہیں کھائی تھی۔ بھروسے اور اعتبار کی گنجائش نہ تھی دل میں۔ آئیں ناشتہ کر لیں، اس نے بہت ضبط سے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ مزید اسے ناراض نہیں کرنا تھا، ابھی تو اسے پناہ چاہیے تھی، اور اس جگہ اسے بہت تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ حالات موافق رہے تو وہ یہاں ہی رہ جائے گی جب تک اس کے اپنے حالات نہیں سدھر جاتے۔ رات کو ہی اس نے فیصلہ کیا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، گمسم، خاموش۔ وہ جب واپس آیا تو میڈیکل باکس ساتھ تھا۔ لائیں دوا لگا دوں، اس نے اس کی خراشوں پر دوبارہ سے مرہم لگائے۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، 2 بجے آؤں گا، آپ آرام کریں، فریج میں تمام اشیاء ضرورت موجود ہیں۔ آپ کو بخار خاصا تیز ہے، بہتر ہے دوا لے لیں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ وہ ٹیبلٹس اس کے قریب میز پر رکھ کر چلا گیا، اور جب تیار ہو کر وہ ہاسپٹل جانے کے لیے واپس آیا تو اسے اسی طرح بیٹھے پایا، نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کو اطلاع دینا چاہیں تو فون موجود ہے، ورنہ مجھے بتا دیں، میں انہیں انفارم کر دوں گا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اسے اسی سوال کا انتظار تھا۔ میرے والدین نہیں ہیں، میں اکیلی ہوں، غریب تنہا لڑکی کو دنیا والے کہاں جینے دیتے ہیں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں میں کہاں رہوں گی، کہاں جاؤں گی، میرا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس نے بے حد آزردہ لہجے میں کہا۔ رات ہی سوچ لیا تھا کہ اسے کبھی یہ نہیں بتائے گی کہ وہ لاکھوں کی جائیداد کی وارث ہے، اور یہ دولت تو بڑے بڑوں کے ایمان خراب کرتی ہے۔ اب تو اس کا کوئی مضبوط سہارا بھی نہ تھا۔ جب وہ اپنا حق حاصل کر لے گی تو پھر بتائے گی۔ فی الحال تو وہ غریب تنہا بن کر چند دن ان لوگوں سے چھپ کر کسی انجان جگہ گزارنا چاہتی تھی، اور پھر یہاں سے وہ اپنی دوست کے گھر چلی جائے گی۔ وہ بہت حیرانی سے اس کی داستان سن رہا تھا۔ تو پھر آپ، میرا مطلب ہے، وہ اس کا مطلب سمجھ گئی، بات کاٹ کر بولی، آپ مجھے کسی ادارے یا دارالمان میں چھوڑیں، میں زیادہ دن آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ حالانکہ وہ دل سے چاہتی تھی یہاں ہی رہ جائے۔ دارالمان کون سے شراز کی دسترس سے دور تھا۔ بوجھ؟ دیکھیں، میں اتنا کمزور اور نفس کا غلام انسان نہیں ہوں۔ آپ یہاں بھی رہ سکتی ہیں اگر آپ کا دل مطمئن ہو، مگر آپ بہت محتاط اور اعتبار کرنے والی خاتون ہیں، ویسے ہونا بھی یہی چاہیے۔ اچھی بات ہے، بہرحال جو آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے بہت دھوکے کھائے ہیں، اپنوں اور عزیزوں کے ایسے ایسے روپ دیکھے ہیں کہ میرا اعتبار ہر شخص پر سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے چند دن کے لیے پناہ کی ضرورت ہے، اور میں، اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو یہاں رہ لوں، اس نے آس پر انداز میں کہا۔ وہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ شاید اسے توقع نہ تھی کہ وہ یوں یہاں رہنے پر رضامند ہو جائے گی، مگر اس کی بھی تو مجبوری تھی۔ ماما اور شراز اسے زمین کی پاتال میں سے بھی نکال لیں گے۔ وہ اس کی تمام دوستوں کی طرف گئے ہوں گے، تمام ہسپتال، دارالمان چیک کر لیں گے، اور یوں وہ نہ چاہنے کے باوجود ان کے ساتھ جانے پر مجبور ہوتی، کیونکہ اس کا رشتہ ماما کے ساتھ اور شراز کے ساتھ بہت گہرا تھا۔ وہ کچھ بھی کہہ کر اسے اپنے قابو میں کر سکتے تھے۔ یہاں اس جگہ اجنبی گھر کا شاید انہیں خیال بھی نہ ہو۔ وہ چند دن یہاں رہ کر اپنے تحفظ کے لیے بہتر تدبیر سوچ سکتی تھی۔ ابھی تو وہ خود بیمار اور زخمی تھی۔ یہ ڈاکٹر تھا اور اسے مکمل ٹریٹمنٹ دے رہا تھا، مگر اس کی خاموشی اور الجھن دیکھ کر وہ بھی چور سی بن گئی۔ اوکے، میں 2 بجے ہسپتال سے آتا ہوں، پھر شام کو 6 سے رات 10 بجے تک ایک پرائیویٹ
हॉस्पिटल में जाता हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। बिला खौफ व खतर जब तक चाहे रह सकती हैं। आप मेरी पनाह में हैं, बिल्कुल महफूज। वो चला गया था और वो खुद दोबारा सोचों में गुम हो गई थी। नाश्ता वो कर चुकी थी। वह मुश्किल उसने टोस्ट के टुकड़े मुंह में डाले थे। दोनों हाथ पट्टियों में जकड़े हुए थे। कल से मुंह भी नहीं धोया था। उसने दवा खाई और बेड पर लेट गई। जिस्म में बहुत नकाहत पैदा हो गई थी। ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता था और ना ही दिमाग पर जोर दे सकती थी। सर जैसे चकराने लगता था। बुखार भी था। शायद उसकी दवा में नींद की गोली थी। तभी वो दोपहर तक बहुत गहरी नींद सोती रही और जब डॉक्टर ओन ने आकर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया तो उठी। तबीयत कैसी है आपकी? उसने सोई सोई सी नीम ख्वाबिदा आंखों में लम्हा भर को झांक कर फौरन सर झुका लिया। ठीक हूँ, मगर हाथों में बहुत दर्द है। वाकई उसका बुखार उतर गया था, मगर हाथों की तकलीफ उसे बहुत अजियत देती थी। वो ना पानी इस्तेमाल कर सकती थी और ना ही कुछ अपने हाथ से खा सकती थी। ठीक हो जाएंगे। आप दवा मुतवातर इस्तेमाल करें। आज मैं दोबारा बैंडेज करूँगा। अब आप आएँ, कुछ खा लें। शायद आपने दिन भर कुछ नहीं लिया होगा। वो उसकी बात सुनकर मुतवातर अपने हाथों को देखे गई। अल्लाह बेहतर करेगा। मामूली ज़ख्म है, जल्द भर जाएंगे। डोंट वरी। वो बेहद शफीक और खालिस डॉक्टरों वाले अंदाज में तसल्ली दे रहा था। वो होले से मुस्कुराती उसके साथ टेबल पर आ गई। अब फिर वही मसला था। उसने निवाला तोड़ते हुए अचानक हाथ रोक कर उसे देखा। वो दोनों हाथ मेज पर धरे बेबसी से देख रही थी। अरे आप खा नहीं रही? ओह आई सी। अच्छा चले, मैं आपके लिए निवाले तोड़ देता हूँ। वो छोटे छोटे रोटी के टुकड़े प्लेट में रखकर सालन डालकर उसके अंदर टुकड़े लगा लगा कर उसे देने लगा। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह वो उसे दे रहा था। बस उसने थोड़ा सा ही खाकर उसे मना कर दिया। इतनी जल्दी? इतना कम खाएंगी तो सेहतमंद कैसे होंगी? चलेंगे, पूरी रोटी ख़त्म करें। उसने हुक्म दिया और वो खामोशी से खाने लगी। वो खुद भी ऐसा ऐसा खा रहा था। खाने के बाद वो उसके लिए गर्म दूध ले आया और ज़बरदस्ती उसे दवा खिलाई। उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था, खसूसन गर्म दूध तो वो पी ही नहीं सकती थी, मगर अब उसके हुक्म पर पी लिया। आपके लिए कपड़े भी लाने हैं, आप खुद बाजार चलेंगी? नहीं नहीं, उसने खौफज़दा होकर तेज़ी से इनकार किया। वो बगौर उसकी डरी सहमी कैफियत देख रहा था। ओके, मैं शाम को ले आऊँगा। अगरचे कभी सालाना शॉपिंग की नहीं, इसलिए फैशन और कपड़े वगैरह के बारे में कतई ला इल्म हूँ। उसने हंसकर कहा। आपके घर वाले? मेरा मतलब है वालिदैन, बहन भाई बीवी वगैरह। उसने पहली बार उससे सवाल किया। मेरे वालिदैन हयात नहीं है। एक बड़ी बहन और भाई इंग्लैंड में सेटल हैं और बीवी अभी बनी नहीं। ओह वेरी सैड। आप भी मेरी तरह इस दुनिया में वालिदैन के शफीक साय से महरूम हैं। उसे इसका दुख और अपना गम मुश्तरक लगा। जी, वालिदैन तो साहिबान होते हैं औलाद के लिए। उनके बगैर ज़िंदगी गुजर तो जाती है, मगर बहुत वीरान नामहरबान सी गुजरती है। दुख सुख में दुआओं की छाया जो नहीं मिलती। उसके संजीदा दुखी लहजे पर उसकी अपनी आंखें जल थल हो गई। वाकई उसके वालिदैन नहीं थे, तभी तो यूं गैरों के घर अजनबी बनकर रह रही थी। इतनी दौलत जायदाद होने के बावजूद बेआसरा बेसहारा थी। बाबा होते तो यूं कभी वो तूफानी रात में पनाह की तलाश में न भटकती। प्लीज़ वापस आ जाए, कुछ नहीं कहा जाएगा। वो इस कदर महव सोच में गुम थी कि जब उसने हाथ हिलाकर उसे मुतवज्जो करते हुए कहा तो बुरी तरह चौंक गई। अच्छा जी, मैं तो चला। आप दरवाज़ा बंद कर लें और मेरा कोई फ़ोन आए तो मैसेज पूछ लीजिएगा। अरे हाँ, याद आया, मासी आई थी सुबह। नहीं, कोई नहीं आया। उसने लाइल्मी ज़ाहिर की। अच्छा, कभी छुट्टी तो बगैर इतला नहीं की उसने। मेरा सारा काम सफाई सुथराई, बर्तन कपड़े वगैरह सब मासी करती है। खाना भी बनाकर जाती है। सुबह आएगी तो आप जो भी बनवाना चाहें कह दें। वो उसे सारी तफसील बताकर चला गया। सुबह से वो खासी नींद ले चुकी थी, सो अब कुछ पुरसकून थी। उसने घूम फिर कर घर का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। बहुत खूबसूरत छोटा सा घर खूबसूरती और सादगी से डेकोरेट किया हुआ था। फ़ोन पर नज़र पड़ते ही उसके अंदर सनसनी सी दौड़ गई। कपकपाते हाथों से उसने घर का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ मामा थी। उसने फ़ौरन रिसीवर रख दिया। बहुत देर तक खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती रही। भला मामा और शिराज के अलावा और कौन था इस घर में जो फ़ोन उठाता? पता नहीं वहाँ क्या हालात पेश आ रहे होंगे, किस तरह से उसकी अदम मौजूदगी को जवाज़ बताया जा रहा होगा, क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए होंगे। रात तक उसने 2-3 बार घर फ़ोन किया, मगर हर बार मामा ने उठाया। माली बाबा की बेटी
पता नहीं कहाँ थी। वो टीवी देख रही थी जब डोर बेल बज उठी। उसने अंदर से ही पूछा कि कौन है, और ऑन का सुनकर दरवाज़ा खोल दिया। जी, कैसी तबीयत है आपकी? कैसा वक्त गुजरा? उसने सफ़ेद कोट उतारते हुए पूछा। उसके हाथ में काफ़ी बड़ा शॉपर था। ठीक हूँ, शुक्रिया। खाना तो चले मैं गर्म करके लाता हूँ, आप बैठे। वो किचन में चला गया। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। एक तो वो बोझ बनी हुई थी, दूसरे काम भी खुद नहीं कर सकती थी। हाथ जो पट्टियों में कैद थे। खाना खाते हुए वो उससे हल्की फुल्की गुफ्तगू करता रहा, दिन में क्या किया और शाम की मसरूफियात वगैरह। अरे हाँ, ये शॉपर में आपके सूट हैं, आप ये लिबास तब्दील कर लें। पता नहीं आपको पसंद भी आएंगे या नहीं। उसने एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली। वो 2 दिन से उसके सूट में मलबूस थी, और उसकी पसंदीदा परफ्यूम की महक जो सूट में बसी थी उसके चारों तरफ रहती थी। वो खामोशी से कपड़े उठाकर अपने कमरे में चली आई। बहुत खूबसूरत रंगों के रेडीमेड सूट थे। उसने मस्टर्ड और ब्राउन प्रिंट वाला सूट पहन लिया। ये रंग काफ़ी जच रहा था उस पर। उसकी नज़रों में पसंदगी की नज़र आ रही थी। फिर वो उसे लाउंज में टीवी देखते छोड़कर अपने बेडरूम में आ गई। बहुत देर तक वो उसे अजीब सूरत हाल को सोचती रही। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, किसको कह भी नहीं सकती थी। फिलहाल उसने खामोशी में ही आफियत जानी। सुबह को मासी आ गई। खासी बातूनी औरत थी। उसे देखकर हैरानी से पूछने लगी। ओन ने शायद उसका तारुफ अपनी वाकिफ की हैसियत से कराया था, तभी तो कह रही थी, बीबी आपको तो पहली दफ़ा मैंने इस घर में देखा है। 4 साल से बीबी की वफात के बाद यहाँ आ रही हूँ। अचानक आप कहाँ से आ गई? बस मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, अकेली थी, कोई ठिकाना नहीं था, तो मैं यहाँ आ गई। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो वाकई मशकूर थी। ये हाथों को जला कैसे लिया आपने? क्या कभी पहले हांडी चूल्हे का काम नहीं किया था? बहुत तेज नज़र थी वो। और ऑन ने ना जाने उसे क्या क्या बता रखा था, सो वो ज़्यादातर चुप रही। उसकी खामोशी को देख वो काम में लग गई, और जब वो तमाम काम निपटा कर चली गई तो उसने सुकून का सांस लिया। बहुत बातूनी और सवाल जवाब करने वाली औरत थी। उसे भी अगरचे तन्हाई का ज़्यादा एहसास नहीं हुआ था, मगर मन के अंदर की बेचैनी, उदासी ऐसी थी कि सब उजड़ा हुआ बहुत बुरा लगता था। लोगों की बातें, हंसी मजाक कुछ भी तो नहीं भाता था। वो बहुत परेशान होती जा रही थी। दिन ब दिन उसके अंदर बेचैनियां बढ़ रही थी। जब भी घर फोन करती, मामा या शिराज उठाते, कोई इतला खैर खबर ना थी। हफ्ते से ज्यादा हो गया था। जख्म भी अब काफी बेहतर थे। पट्टियां तो उतर गई थी, कमजोरी भी काफी हद तक कम हो गई थी। वो खाती पीती नहीं थी। ओम जबरदस्ती उसे खिला पिला देता। कुछ दिनों से वो महसूस कर रहा था कि वो बहुत उलझी उलझी और परेशान है। कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं सकती, जैसे कोई रुकावट या हिचकिचाहट हो। कई दफा उसकी मौजूदगी से बेखबर वो अपने ध्यान में गुम बैठी रहती थी। उसकी बातों का जवाब भी मुंह सा देती। वो पूछना चाहता था मगर पूछ ना सका, सिर्फ उसकी नाराजगी के डर से। कहीं वो ये ना महसूस कर ले बना देकर उसका खोज लगा रहा है। मगर उसे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उस दिन शाम को वो अपने क्लिनिक नहीं गया था। उसके दोस्त और साथी डॉक्टर माँ अपनी बेगम के आ रहे थे। वो भी साफ सुथरे कपड़े पहने उनके इस्तकबाल को तैयार थी। उनने उसे बताया था कि वो उसे अपने करीबी अजीज़ की हैसियत से गायबाना मुतारफ़ करवा चुके थे और उससे मिलने वो आ रहे थे। अलिया के दिल में इस बंदे की इज्जत और बढ़ गई थी। वो उसे बेवकूफ़ नहीं देखना चाहता था, और ख़ुद अपनी पोजीशन भी उसको ऑकवर्ड होती थी। लोग आजकल हमदर्दी और एहसास को बहुत गलत मानी पहनाते थे। तरह तरह की गलत सलत बातें बनती हैं, मगर होनी को कौन टाल सकता है। उनके दोस्त की बीवी मामा की कज़न की फ्रेंड थी। वो तो इन्हें देखते ही एकदम जर्द हो गई। वो अच्छी तरह जानती थी उसे, इसलिए वो भी हैरत ज़दा उसे देखकर अलिया कहती उसके पास चली आई, तुम ओन की अजीज़ हो? मुझे तो कभी मिसिस रहमान ने नहीं बताया कि ओन उनकी फैमिली मेंबर हैं। और हाँ, तुमने क्या बेवकूफ़ी की, इन्हें बताए बगैर यहाँ चली आईं। वो बेचारे सारे शहर में तुम्हें ढूंढती फिर रही हैं। अगर उन्होंने नई गाड़ी लेने से मना किया था तो तुम्हारे फ़ायदे को कहा था। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम घर छोड़कर यहाँ आ जाओ। और ओन, तुमने भी इन्हें इत्तला नहीं दी? वो उसे कहते कहते हैरान परेशान खड़े ओन की तरफ मुड़ी। उसके तो बदन में कांटों तो लहू नहीं वाली कैफियत थी। भांडा इस बुरी तरह फूटा था। वो मिसिस अशरफ को जानती थी।
वो लगाई बुझाई के काम में माहिर थी, अभी उसकी मामा को जाकर बता देंगी। और इससे आगे उसमें सोचने की हिम्मत ना थी। ओन ने बमुश्किल खुद को संभाल रखा था। उसे क्या पता वो कौन थी, और जो कुछ उसने बताया था सब झूठ था। ये लड़की जितनी मासूम और मजलूम लगती थी, इतना बड़ा धोखा फरेब देगी। अमीर शादी बिगड़ी हुई, जरा जरा सी बात पर रूठ कर घर से भागने वाली, उसे किस तरह बेवकूफ बनाया था। और पता नहीं वो उस रात जख्मी हालत में कहाँ से आई थी। शकूक शुबहात उसके अंदर सर उठाने लगे। जितनी देर वो बैठी रही, उसकी जान सूली पर अटकी रही। ओन भी बमुश्किल खुद को समेटे उनसे महवे गुफ्तगू था, और उनके जाते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। ओन बहुत जब्त से काम ले रहा था। अब रो धोकर आप कौन सी मुस्लिमियत दिखाना चाहती हैं? उसका सर स्पाट तंजिया लहजा उसे काट गया। ओन, आप कुछ नहीं जानते। मैं उसने उसे रोक दिया। बस मोहतरमा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता। आपने मुझे उल्लू का पट्ठा समझा था, और मैं बेवकूफ़ बन गया। अब आपको सच सुनना होगा सच। वो चीख उठी, और फिर उसने रोते हुए तमाम दास्तान कह सुनाई। वो खामोशी से सुनता रहा, पता नहीं यकीन कर रहा था या नहीं। ओन, खुदा की कसम, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें। मैं वो फूट फूट कर शिद्दत से रो रही थी। तो आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि अगर मैंने सच कहा और आपने मामा को इत्तला दे दी, तो वो लोग मुझे पकड़कर वापस इस जहन्नुम में कैद कर देंगे। मेरी दौलत जायदाद का सुनकर आप मुझे लालच में पनाह देंगे। मैं खुद को महफूज नहीं समझ रही थी। उसकी बात सुनकर उसने शिकवा भरी निगाह से उसे देखा। ओन प्लीज़, आप माइंड ना करें, मुझे माफ़ कर दें। मैंने गलत नियत या तंग करने के लिए झूठ नहीं बोला था। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए झूठ बोला, और आपकी शराफ़त और नेकी देखकर अब मैं सोच रही थी आपको सब कुछ बता दूँ, इससे पहले ही ये हो गया। उसका लहज़ा, उसके आंसू देख उसे यकीन हो चला था कि वो सच कह रही है, मगर अभी सबूत बाकी था। ओके, आप रोए नहीं, मैं कोशिश करूँगा आपकी मदद कर सकूँ। ओन, वो वो मिसेस अशरफ मामा को बता देंगे, और वो मुझे ले जाएंगे। शिराज मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लेगा। प्लीज़ ओन, मुझे बचा ले, प्लीज़। वो दोनों हाथ बांधकर उसके कदमों में झुक गई। ओन ने तेज़ी से उसे कंधों से थाम कर उठाया। ये क्या कर रही हो? पागल हो क्या? रिलैक्स, सब्र करो। मैं सुबह ही कुछ करता हूँ, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करना। चलो आराम से लेट जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक पहले ही नहीं, ज़्यादा बीमार ना हो जाना। चलो, गुड गर्ल। वो खुद उसे इसके बिस्तर पर छोड़कर अपने कमरे में आ गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। खौफ और फिक्र से बुरा हाल था। यूं लग रहा था जैसे अभी कहीं से शिराज या मामा आ जाएंगे। उसे पूरा यकीन था कि मिसेस अशरफ मामा को उसकी यहाँ मौजूदगी की ज़रूर इत्तला देंगी। वो कुछ डरी डरी सी सोई हुई थी कि अचानक उसे यूं लगा जैसे कि घर में कूदा है, और उसके साथ ही उसकी खौफ से चीखें निकल गईं। ओन बिजली की सी तेजी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, तो वो थर थर कांपती उसके हाथों में झूल गई। उसने उसे जल्दी से बिस्तर पर लेटाया, मेडिकल बॉक्स भाग कर लाया, और उसे इंजेक्शन लगा दिया। हाथ मिलते हुए उसने उसे चेहरे पर पानी के छींटे डाले, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ गई। क्या हुआ अलिया? डर क्यों गई थी? उसने प्यार से पूछा। ओन, वो शिराज आ गया है। मैंने किसी के कूदने की आवाज़ सुनी थी, वो आ गया है। वो शदीद खौफज़दा थी। ओन ने उसके कंधे थाम कर उसे दोबारा लेटाया। प्लीज़, प्लीज़ लैया, खुद को सँभालो। होश करो, कोई नहीं आया, तुम्हें गलतफ़हमी हुई है। यहाँ कोई नहीं आ सकता, सब दरवाज़े खिड़कियाँ बंद हैं। हौसला करो। वो उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझाते हुए रिलैक्स कर रहा था। बहुत देर बाद शदीद खौफ़ की लपेट से बाहर आई। वो उठने लगा तो उसने हाथ थाम लिया। प्लीज़ ओन, आप यहाँ से ना जाएँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़। उसने उसका हाथ थपथपाया। उसे नींद का इंजेक्शन देना ज़रूरी था, सो वो कुछ देर बाद गहरी नींद सो गई। ज़र्द रंगत और सोए हुए भी वो खौफज़दा लग रही थी। आज ओन ने उसे बहुत करीब से देखा था। उसका लम्स, उसका इत्तेमाद, वो कुछ बेचैन सा उसे कंबल ओढ़ाकर बाहर आ गया। ज़िंदगी में हज़ारों लड़कियां मिली, लेकिन कोई उसके दिल के तारों को छू ना सकी। बीबी की वफ़ात के बाद जब दोनों बहन भाई इंग्लैंड सेट हो गए, तो वो तन्हाई से अपनी तालीम में लग गया। लंदन से डॉक्टरेट की डिग्री लेकर आया, तो मुकामी अस्पताल में फ़ौरन ही जॉब मिल गई। शाम को प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठने लगा। ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ियत में गुजर रही थी। इस दौरान बहुत सी पढ़ी लिखी लड़कियां, बल्कि डॉक्टर भी थीं, जो उसके करीब आईं, मगर दिल के दर वार ना कर सका। कोई बुजुर्ग होता, बहन होती, तो इसके घर आबाद करने के बारे में सोचती, मगर वो अब तक कुछ न कर सका था।
आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहा था कि वो चली आई। वो बहुत खूबसूरत थी, कम उम्र, हसीन थी और फिर दिन रात करीब थी। आज उसकी दास्तान सुनकर उसने पक्का फैसला कर लिया था कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। और सुबह को वही हुआ जिसका उसे डर था। सुबह ही शिराज का फ़ोन आ गया। कहाँ तक भागोगी, कहाँ छुपोगी? मैं तुम्हें हर जगह से ढूंढ लाऊंगा। मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। और जिसके साथ तुम रह रही हो उसे भी ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि याद रखेगा। वो गुमसुम होती उसकी बातें सुन रही थी, एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाल सकी। ओन दूसरे फ़ोन पर तमाम गुफ्तगू सुन चुका था। उसके अंदर शदीद गुस्से का तूफान उठा। उसकी घटिया गुफ्तगू सुनकर ही उसके मुतल्लिक कही हुई अलैया की तमाम बातें सच साबित हुई थी। उसने फ़ौरन अपने एसपी दोस्त शाहिद को फ़ोन किया और तमाम वाक़यात बता दिए। उसने उसे मुकम्मल इत्मीनान दिलाया था और मदद का भी यकीन दिलाया था। वो अलैया को तसल्ली दे रहा था, मगर वो फिर भी सहमी हुई रोए जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद शाहिद का फ़ोन दोबारा आया और ओन बहुत देर तक संजीदगी से उससे बात करता रहा। वो बगौर उसके मुतफिके चेहरे को देख रही थी। पता नहीं क्या बात थी जो वो यूँ चुप हो गया था। ठीक है, तुम आ जाओ और मौलवी साहब को भी ले आना। उसने बहुत देर दूसरी तरफ कुछ सुनने के बाद कहा और फ़ोन रख दिया। बगौर उसे देखा और फिर करीब आ गया। अलिया शाहिद का फ़ोन था। वो बता रहा था कि तुम्हारी मामा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि मैंने तुम्हें अगवा करके तुम्हें अपने घर में कैद कर रखा है और तुम्हें बरगलाया है। वो बहुत संजीदा और बे इंतहा ज़ब्त से कह रहा था। मगर ये झूठ है, वो चीख उठी। हाँ, मैं तुम जानते हैं कि झूठ है, मगर दुनिया वाले पुलिस वालों से क्या कहेंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे? तो फिर अब क्या होगा? उफ, मेरे साथ साथ आपको भी तकलीफ उठाना पड़ रही है। मेरी तकलीफ को छोड़ो, अब हम मिलकर इस मसले का हल सोचना है। और शायद शाहिद के नज़दीक, बल्कि मेरे अपने नज़दीक इसका बेहतरीन हल शादी है। शादी? उसने हैरत से चीख कर कहा। हाँ, हम दोनों की शादी हो जाए तो फिर ही हम इस सूरत हाल को फेस कर सकते हैं, वरना हदूद ऑर्डिनेंस बन गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों बच नहीं सकेंगे। वो कांप सी गई। वो नाकर्दा गुनाह की सज़ा क्यों भुगते जो किया नहीं? देखो, शाहिद खुद आ रहा है, साथ मौलवी साहब भी होंगे। अगर तुम राज़ी हो तो हम अभी निकाह करके निकाहनामा पुलिस को दिखा देंगे, और अगर तुम रज़ामंद नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, फिर जो होगा देखा जाएगा। उसने दोनों राहें उसके सामने रोशन कर दी थीं। अब फैसला उसके हाथ में था। उसे शिराज से बचना था। बाबा के कातिल से शादी करने से बेहतर वो मर जाना पसंद करती। अब जबकि वो सब जान चुका था तो खुद पेशकश कर रहा था। उसने सर झुका लिया। ठीक है, जो आप मुनासिब समझे। और फिर शाहिद और चंद दूसरे लोगों की मौजूदगी में वो अलैया रहमान से अलैया ओन बन गई। लम्हों में ही उसकी ज़ात, नाम और दिल सब कुछ एक नए बंदे के नाम हो गया था। वो तो इस तरह की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसे शिराज से बचना था, बस एक ही बात, एक ही मकसद पेश नज़र था। निकाह के फ़ौरन बाद वो शाहिद के साथ ही चला गया। शायद अदालत में इनका निकाहनामा और रजामंदी दिखानी थी। खुद उसे ढेरों रोना आ रहा था। कैसी अजीब शादी थी। ना ढोलक बजी, ना सखियों ने मीठी मीठी सरगोशियाँ कानों में की, ना बारात आई, ना बाबुल का घर छोड़ने के गीत गाए गए। और वो यहाँ ओन के घर में ओन की घरवाली बन गई। पता नहीं खुद ओन की क्या मर्जी थी। अब तो इज्जत बचाने के लिए ये बंधन ज़बरदस्ती बांधना पड़ा था। और इस तल्ख़ हकीकत ने उसके दिल को और रेज़ा-रेज़ा कर दिया। एक तो वो ज़बरदस्ती यहाँ मौजूद थी, ऊपर से ज़बरदस्ती ही मालिक बन बैठी। उसके अपने दिल में इस नेक इंसान के लिए ढेरों अक़ीदत थी, मोहब्बत का जज़्बा था। जिस तरह उसने खुद उसकी किसी ताल्लुक़, किसी नाते के बग़ैर देखभाल की थी, उसका ख़याल किया था, उसे पनाह देकर अपना वादा निभाया था। उसके दिल में ओन की बेपनाह इज़्ज़त थी। मोहब्बत का असल एहसास अब हुआ था। अक्सर तन्हाई में वह उसके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा सोचने लगती थी। इस वक़्त सब गैर शऊरी था, मगर अब शऊरी तौर पर वो उसके मुतल्लिक सोच रही थी। वो बहुत देर बाद वापस आया था, बहुत थका हुआ लग रहा था। उसे देखते ही वो उसके पास चली आई। कि क्या हुआ? ठीक हो जाएगा, बेहतर होगा सब, तुम फ़िक्र ना करो, वो उसका हाथ थाम कर बोला। वो बेहद करीब बैठा था। एकदम ही उसकी क़ुर्बत का एहसास हुआ तो वो परे खिसक गई और हल्की सी मुस्कुराहट ओन के लबों को छू गई।
بہت بھوک لگی ہے، پلیز کھانا ملے گا؟ اس نے تھکے ہوئے ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر پھیلتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر چلی گئی اور جب وہ ٹیبل پر بیٹھے تو اس نے سب سے پہلے نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ارے بیگم صاحبہ، حیران کیوں ہو؟ میں اب نوالے منہ میں ڈالنے کا حق رکھتا ہوں۔ جو میں نے بات کی تھی اس نے وہ بری طرح شرما گئی، پھر زبردستی وہ اپنے ہاتھ سے اسے کھلاتا رہا اور پھر سارا وقت وہ عجیب سی الجھن اور کشمکش کا شکار رہی۔ اون اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اتنے دنوں ساتھ رہ کر اس کے تاثرات پڑھنے میں خاصی مہارت ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے علیہ؟ لگتا ہے تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے۔ اس نے چونک کر اون کو دیکھا۔ وہ تو بہت خوش تھی، اسے تو اون کا خدشہ تھا۔ میری طرف سے کوئی خدشہ، کوئی بدگمانی دل میں پالنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتا دوں میں اس رشتے پر بہت خوش ہوں اور تمہاری قربت کا حصول میری خواہش ہے۔ اس کے گمبھیر دل میں اترتے لہجے نے چاروں طرف پھول کھلا دیے تھے۔ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں گہرے جذبے سجائے۔ وہ بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا اور پھر اس ایک شخص نے اپنا وعدہ، اپنا عہد سچ کر دکھایا۔ وہ تو تمام پریشانیاں، تمام الجھنیں اسے سونپ کر شانت ہو گئی تھی۔ اس نے سب کچھ اپنے سر لے لیا۔ ماما اور شیراز سے اس نے جائیداد واپس اس کے نام ٹرانسفر کروا دی تھی۔ شیراز نے اس پر بہت گھٹیا الزامات لگائے تھے، مگر اس کی گواہی، مالی بابا اور گھر کے نوکروں کی گواہیاں اس کے حق میں تھیں۔ اس آئل ٹینکر کے ڈرائیور کو علیہ کی نشاندہی پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس نے انویسٹیگیشن کے درمیان سب کچھ بتا دیا کہ اسے شیراز نے 50,000 میں رحمان صاحب کو قتل کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ شیراز کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سونیا بیگم روپوش ہو گئی تھیں۔ شیراز کے متعلق یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ وہ سونیا کا حقیقی کزن نہیں تھا، دور پار کا رشتہ دار تھا۔ جائیداد کا لالچ دے کر اسے سونیا نے راضی کیا تھا کہ وہ علیہ سے شادی کر لے تاکہ دولت ان کے قبضے میں آ سکے، اور حقیقت میں سونیا کا پلان یہ تھا کہ وہ شادی کے بعد تمام دولت اپنے نام ٹرانسفر کروا کے دونوں کو چلتا کر دے۔ مگر شیراز علیہ کو دیکھ کر مکر گیا۔ اس کی نیت میں فطور آ گیا تھا۔ وہ علیہ کی شادی کر کے تمام دولت لے کر سونیا بیگم کی چھٹی کرانے کا پلان بنا بیٹھا تھا، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو لوگ دولت کے لالچ میں اندھے ہو کر دوسروں کی مجبوریوں کو، ان کی محبتوں کو دولت کے ترازو میں تول بھاؤ کرتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی ضرور گرفت میں آتے ہیں۔ سونیا جیسی عورت نے اس جیسی معصوم مظلوم بچیوں کے جذبات سے کھیل کر جتنے گناہ کیے تھے، ان کے بدلے میں اسے سزا ضرور ملنی تھی۔ اسے پولیس نے بھاگتے ہوئے بما مال اور اسباب ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خرابی رشتوں میں نہیں ہوتی، انسانوں میں ہوتی ہے۔ انسان ہی رشتوں کے تقدس کو بحال کر کے انہیں محترم بناتے ہیں، اور انسان ہی ان کی تذلیل کر کے دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ سونیا نے ماں کے انتہائی پاکیزہ اور محترم جذبے کا سہارا لے کر دولت ہتھیانے کی جو کوشش کی تھی، اس کی سزا اب بھگت رہی تھی، اور اس کے سر لگے وہ تمام الزامات جنہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اون کے صاف شفاف کردار کو بھی مشکوک اور داغدار بنا دیا تھا، سب دھل گئے تھے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں اپنا وقار بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ بابا کے مکان میں جانا چاہتی تھی، مگر اون نے منع کر دیا۔ دیکھو علیہ، یہ گھر چھوٹا ہے مگر بہت مضبوط پناہ گاہ ہے۔ تم مجھے پہلے پہل یہاں ہی ملی تھی۔ ہم نے نئی زندگی شروع یہاں ہی کی۔ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ تم بابا والا مکان بند کر دو یا کرائے پر دے دو، جو تمہاری مرضی۔ اور اس نے بھی بخوشی اس کی بات مان لی کہ محبتوں کے شمار میں ایسی باتوں کو نہیں گنتے جو فاصلوں کا موقع پیدا کریں، اور اسے تو اب اون کی سنگت میں صرف اور صرف محبت ہی چاہیے تھی کہ بہت عرصے بعد سچی محبت نے دل کا در وا کیا تھا۔